सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम एसएससी सीएचएसएल के ऑल इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगली जो हमारी वीडियो रहने वाली होगी वो एसएससी सीजीएल के ऑल मतलब एसएससी सीएचएसएल 2024 के ऑल फिलर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद में एक वीडियो के अंदर हम क्लोज टेस्ट के भी सारे क्वेश्चंस को करेंगे। इसी प्रकार से वोकैब के भी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आज की इससे पहले मैं सीएचएसएल के एरर्स की वीडियो भी डाल चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। क्योंकि ये जो एसएससी सीएचएसएल के एरर हैं, इंप्रूवमेंट हैं या कोई भी पार्ट है, ये आगामी परीक्षाओं के लिए बड़े इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चंस को करना बड़ा जरूरी होता है। शुरुआत करेंगे क्लास की। क्लास को शुरू करने से पहले जस्ट मैं आपको ये बता दूं मेरे भाई कि एक हमारी ये क्लास है जो कि अभी रिसेंटली आपकी आई थी, कंप्लीट इंग्लिश की मैराथन है, जिसके अंदर हमने सिर्फ 12 घंटे के अंदर कंप्लीट इंग्लिश को कवर कर लिया था। अगर आप चाहते हैं क्विक स्पीड में आपका रिवीजन हो जाए, सारी चीज़ें आपकी एकदम स्मूथ चलें और सारी चीज़ें आप रिवाइज कर पाओ, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल है। बहुत शानदार क्लास है। साथ ही साथ में अगर आपको बेसिक्स को समझने में दिक्कत रहती है, आप आगे आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सेंटेंस को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, कौन सी चीज़ क्या है, अगर इन सब चीज़ों में दिक्कत है आपको, तो आप ये वाली वीडियो हमारी जरूर देखिएगा। कंप्लीट बेसिक्स ऑफ इंग्लिश बाई प्रशांत सर सर्च करोगे तो आपको ये वीडियो आ जाएगी। बहुत शानदार है। 11 घंटे 35 मिनट की वीडियो में मैंने कंप्लीट बेसिक्स का निचोड़ आपके सामने रख दिया है। कहा जाए तो कंप्लीट इंग्लिश का निचोड़ आपके सामने रख दिया है। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, द लिटिल बॉय क्राइड विथ पेन। जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो ध्यान देंगे, जनरली क्राइड इन पेन होता है, लेकिन एसएससी ने विथ दे रखा है तो हम वहां पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि इंप्रूवमेंट का जो पार्ट है वो आपका कहां पे है, व्हेन के बाद दे रखा है। व्हेन ही बर्न्ट हिज फिंगर्स। जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखते हो, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। यहां पे सबसे पहले आपको क्या क्लिक करना चाहिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट था लिटिल बॉय, उसका आपकी वर्ब थी क्राइड। क्राइड है यानी कि V2 यानी कि पास्ट का सेंटेंस है। अगर पास्ट का सेंटेंस तो एक बार ऑप्शंस देखते हैं क्या होगा। बर्न्स जो है प्रेजेंट में आ जाएगा तो ये आपका नहीं होगा। ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है तो ये आपका नहीं होगा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। आईएनजी फॉर्म सिर्फ तब लगा सकते हैं जब हमारे पास में ऑलरेडी क्या दे रखा हो, बी की फॉर्म दे रखी हो, इज, एम, आर, वॉज, वर जैसी चीजें आपकी दे रखी हो। तो आसानी से आप कह सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बर्न्ट दे रखा है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, इट इज अ जनरल बिलीफ दैट द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड द नेस्ट एट नाइट। भाई जैसे आप सेंटेंस को देखते हैं, इट सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है और जनरल बिलीफ आपका कॉम्प्लीमेंट है, दैट आपका कंजंक्शन है, द फीमेल ऑस्ट्रिच आपका सब्जेक्ट है। एक की बात करी जा रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आप कह सकते हो देखो एक जनरल सा फैक्ट है, जनरल फैक्ट है, इसका मतलब है इसको हम प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे कहा है इट इज अ जनरल बिलीफ, जनरल बिलीफ है, जनरल फैक्ट है, जनरल फैक्ट है तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में रखा जाएगा। यहाँ पे इज गार्डिंग कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है, इसीलिए ये गलत है। यहाँ पे डज गार्ड लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि डू डज का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। यहाँ पे गार्डेड यानी कि पास्ट का टेंस है, ये लगाने की जरूरत आपको नहीं है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गार्ड्स द नेस्ट एट नाइट। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपका है, दिस इज बेस्ट बुक फॉर चिल्ड्रन टू रीड। जैसे आप देखते हैं, बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम आर्टिकल द लगाते हैं। यहाँ पे नहीं गिवन है, इसका मतलब है नो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, ऑप्शन में दिया भी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये है मेरे भाई, अब देखो यहाँ पे आप सेंटेंस को देखना, दिस इज गुड बुक। गुड बुक के साथ में आर्टिकल ए लगाना ना भूलें। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी बिना आर्टिकल के प्रयोग नहीं करे जा सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी बिना आर्टिकल के प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा, दिस इज वेरी गुड बुक, अगेन आर्टिकल मिसिंग है, अगेन आर्टिकल मिसिंग है। अगर तीनों ऑप्शन में ही आर्टिकल मिसिंग है, एक ही ऑप्शन में आर्टिकल दे रखा है, दिस इज द बेस्ट बुक फॉर चिल्ड्रन टू रीड। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आपको देखो, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि अक्सर करके माइंड से स्लिप हो जाते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करें, लेकिन रिवाइज करते टाइम पे आपको एक दिक्कत ये आएगी कि सर ये तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, इनमें से कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से बेस्ट कॉन्सेप्ट हैं जिनको बार बार रिवाइज करना चाहिए। तो मेरे भाई उसके लिए मैं आपको दो उपाय बता सकता हूं। पहला, मैंने वन शॉट वीडियो आपको बताई, उसमें कंप्लीट इंग्लिश को रिवाइज करा रखा है, लेकिन आपको फिर लगेगा कि सर वीडियो को एक बार देख लेंगे, दो बार देख लेंगे, लेकिन बार बार तो नहीं करेंगे। आप तो कह रहे हैं बार बार रिवाइज करना चाहिए।
आपके लिए बार बार रिवाइज करने के लिए एक हमारी छोटी सी बुक है, पॉकेट रॉकेट। बुक का नाम है पॉकेट रॉकेट। ये बुक जो है ये आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, या यूं कहूं कि अगले 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। अगर तुरंत वीडियो देख रहे हैं तो अभी अवेलेबल नहीं है, 1-2 दिन में हो जाएगी। अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बुक आपकी अवेलेबल हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे। सिर्फ लगभग 110 रुपए की कॉस्ट में ये आपको बुक मिल जाएगी फ्लिपकार्ट पे, तो जरूर चेकआउट करें। पॉकेट रॉकेट इंग्लिश फॉर्मूला बुक बाय प्रशांत सर, अगर आप ये सर्च करोगे आपको बुक मिल जाएगी। बाकी अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। बहुत खतरनाक बुक है, इतनी जबरदस्त तरीके से 160 से ऊपर गोल्डन रूल्स लिखे गए हैं, और सिर्फ वही रूल्स लिखे गए हैं आपके इसमें जो आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, जिनको अगर आपने 2-3-4 बार पढ़ लिया तो आपके पेपर के सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। ठीक है, तो जरूर चेकआउट करें इस किताब को भी। आगे देखेंगे, चौथा क्वेश्चन आपका है द रोड विच कनेक्टिंग द टू स्टेट्स। जैसे आपने देखा विच आ रखा, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट बन जाते हैं आपके। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आईएनजी नहीं लगा सकते। वी1 लगा सकते हैं, एजएमआर लगा सकते हैं, वॉज वेल लगा सकते हैं, डू डज डिड लगा सकते हैं, हैज हैव हैड लगा सकते हैं, लेकिन आपका आईएनजी लगाएंगे तब जब आपका क्या रखा होगा, जब हमारे पास में बी की कोई फॉर्म हो, यानी एजएमआर वॉज वेल वगैरह हो। इसका मतलब है आईएनजी नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका जो सेंटेंस गिवन है वो आपका इनकरेक्ट है। अच्छा, आगे दे रखा है कनेक्टिंग द टू स्टेट्स इज ओवर क्राउडेड, और वो रोड कैसी है, ओवर क्राउडेड है। सबसे पहली बात तो आगे इज है तो ये कनेक्टेड वाला गलत हो जाएगा। दूसरा, रोड आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हैव आपका गलत हो जाएगा, और हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना कि आईएनजी, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। कनेक्ट्स करके जो ऑप्शन दे रखा है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चिल्ड्रन शुड अवॉइड गिविंग आउट पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन विच विल आइडेंटिफाई देम और देयर लोकेशन। जैसे ही आप देखोगे हम कह रहे हैं कि ऐसी मतलब चिल्ड्रन को अवॉइड करना चाहिए वो पर्सनल डिटेल्स को ऑनलाइन देना जो कि आइडेंटिफाई करेंगी या कर सकती हैं। आप कहोगे सर यहाँ पे ना वी आर टॉकिंग अबाउट सम पॉसिबिलिटी। भाई ऐसी हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसी डिटेल्स नहीं देनी चाहिए जो कि क्या कर सकती हैं, वो ये कर सकती हैं कि आपकी आइडेंटिटी या फिर आपकी बेसिकली लोकेशन को बता दें। ठीक है, सो आइडेंटिटी और अच्छा आइडेंटिफाई देम है, ठीक है, आइडेंटिफाई करें उनको या फिर उनकी लोकेशन बता दें। तो जैसे भी देखेंगे सबसे पहले तो विच एवर नहीं आएगा। विच एवर तब आता है जब आगे कोई एंटीसीडेंट ना हो। ठीक है, अगर एंटीसीडेंट होगा तो विच एवर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अगर नो एंटीसीडेंट है, कोई एंटीसीडेंट नहीं है, तो विच एवर आ सकता था, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि ऑनलाइन डिटेल्स आपका मतलब डिटेल्स ऐसी डिटेल्स जो मतलब ऑनलाइन नहीं देनी चाहिए, पर्सनल डिटेल्स जो कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एंटीसीडेंट तो अवेलेबल है, अगर एंटीसीडेंट अवेलेबल है तो विच एवर वाला नहीं होगा। ठीक है, अब देखो विच माइट लीड, अगर लीड लगा दिया है तो लीड के बाद में आइडेंटिफाई नहीं आ सकता, लीड टू आइडेंटिफाई हो सकता है। लीड वर्ब के साथ में टू प्रेपोजिशन का यूज आपका जनरली किया जाता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अच्छा, वॉट भी तब यूज करते हैं जब एंटीसीडेंट आपका ना गिवन हो, इसका मतलब है ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कुड लगा रखा है, कुछ बच्चे तो सबसे पहले इसी ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि उनको लगेगा जनरल सेंटेंस है, पास्ट में कैसे आ जाएगा। मेरे भाई ये पास्ट नहीं है, कुड आपका प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी दिखाने का भी काम करता है और यहाँ पे पॉसिबिलिटी को ही दिखा रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे माइट वाला इसलिए गलत हुआ, आगे लीड लगा रखा है जो कि गलत है क्योंकि आइडेंटिफाई वर्ब पहले से, एक और वर्ब लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, विच एवर वाला इसलिए गलत है मेरे भाई, कैन वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि विच एवर हम तब लगाते हैं जब हमारे पास में कोई एंटीसीडेंट नहीं होता। तो एंटीसीडेंट यहाँ भी है, एंटीसीडेंट यहाँ भी है, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं हो सकते। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। चलो तो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। एज आई हैव नो टाइम टू डिस्कस द पॉइंट सो आई रोट अ ईमेल टू हर। जैसे आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो आप क्या कहोगे सर, एज आपका कंजंक्शन है, आई हैव नो टाइम। देखो एक तो अ ईमेल आपको क्लिक मारेगा, दूसरा आई आपका सब्जेक्ट है, हैव आपकी वर्ब है। ठीक है, एज आपका कंजंक्शन था, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। आगे आपने देखा आई सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, यानी कि सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज है। अगर दो क्लॉज होती है तो उनको जोड़ने के लिए हमें एक कंजंक्शन की जरूरत होती है जो कि हमने पहले से ही एज लगा रखा है, तो हमें सो लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आप दोनों एलिमिनेट कर दोगे। ठीक बात है। देखो इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन हमें हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन से चलना चाहिए। अब आपके जो दो ऑप्शन बचे हैं अगर इनको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आई रोट है और आई राइट है। आप में से कुछ बच्चों को डायरेक्ट लगेगा
कि हैव वर्ब है, हैव वर्ब है तो प्रेजेंट का टेंस आना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा रुकिए और सोचने का प्रयास कीजिए। देखो, जब प्रेजेंट का जो टेंस है वो आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में लगा रखा है। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट ही आएगा, हो सकता है पास्ट आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो रट्टा ना मारते हुए समझने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा क्योंकि मेरे पास में समय नहीं है, इसीलिए मैंने उसको ईमेल लिख दिया। क्या इसमें कुछ गलत कहा? मैंने लिख दिया, यानी कि बात कब की करिए? पास्ट की। मैं ये भी कह सकता था कि क्योंकि मेरे पास में समय नहीं है, मैं उसको ईमेल लिखता हूं। बात तो ये भी सही है। आप कहोगे सर प्रेजेंट भी बन रहा है और पास्ट भी बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा फंडामेंटल डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंस में। मैंने उसको ईमेल लिख दिया का मतलब है मैं एक बार की बात कर रहा हूं कि मेरे पास समय नहीं है इसलिए ईमेल लिख दिया। ऐसा नहीं है कि मैं रोज ईमेल लिख रहा हूं। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है इसीलिए मैं उसको ईमेल लिखता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं बार बार ये काम को करता हूं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका रिपीटेड एक्शंस को दिखाता है, फ्रीक्वेंट एक्शंस को दिखाता है। अब क्या सेंटेंस का सेंस देख के आपको ये लगता है कि ईमेल बार बार लिखने की बात हो रही है? आप कहोगे नहीं, ये तो एक घटना का जिक्र हो रहा है, मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैंने क्या किया? ईमेल लिख दिया। ऐसे समझ सकते हैं। सेंस देख के ना भी समझ पाओ तो यहां से आप देखोगे एन ईमेल दे रखा है। एन ईमेल का मतलब है एक ईमेल। अगर हमें फ्रीक्वेंट मैसेज, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि आई रिसीव मैसेजेस, इसका मतलब है मुझे मैसेजेस मिलते हैं। लेकिन अगर अ मैसेज लिखना होगा तो मुझे कहना चाहिए आई रिसीव्ड अ मैसेज, मुझे एक मैसेज मिला। अगर मैसेजेस लिख रहा हूं तो मैं प्रेजेंट लिख सकता हूं, लेकिन अ मैसेज लिखूंगा तो जनरली हमें पास्ट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब हो जाएगा कि मुझे एक मैसेज मिला। ऐसे यहाँ पे एन ईमेल है, अगर एन ईमेल है तो मुझे प्रेजेंट की तरफ जाना चाहिए पास्ट की, तो आप कहोगे सर पास्ट की तरफ जाना चाहिए। तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन इज बेटर। अच्छा, एक और तरीका आप देख सकते हैं। जब हम इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमें इंप्रूव करके सेंटेंस को बेहतर बनाना होता है, ना कि खराब। दूसरा, सेंटेंस का सेंस हमें कैरी करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा, एक तो ईमेल में ए लगा रखा था, ये ग्रामेटिकली गलत है, गलत है तो इसको सही करना ही पड़ेगा। ऐसे ही यहां पे सो लगा हुआ था, वो ग्रामेटिकली गलत है तो उसको सही करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। लेकिन ये रोट जो वर्ब लिखी हुई है, क्या ये ग्रामेटिकली गलत है? नहीं, ये तो ग्रामेटिकली ठीक है। अब इस रोट को क्यों चेंज करूं अगर ये पहले से ही ठीक है तो? क्योंकि रोट को चेंज करने पे हमारा सेंस बदल रहा है। अगर सेंस नहीं बदल रहा होता तो चेंज कर देते, लेकिन अगर सेंस बदल रहा है तो नहीं करेंगे, इसीलिए इसी ऑप्शन को मार्क करेंगे। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि दो ऑप्शन में आप फंसे, तो जिन जिन चीजों पर मैंने ध्यान देने के लिए कहा है उन पर ध्यान दें। ये देखें कि सेंस नहीं बदलना चाहिए, ऐसी चीजों को हमें प्रेफर करना चाहिए जो सेंस को कैरी करें, बराबर कैरी करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हालांकि डी को भी पूरे तरीके से गलत नहीं कह सकते, लेकिन इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में हमेशा आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, ना कि एकमात्र करेक्ट। करेक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपका आंसर बेस्ट वाला होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, पूरी वीडियो के दौरान मैं यही रखूंगा, जो आसान क्वेश्चन हैं उनको मैं ज्यादा बहुत टाइम नहीं दूंगा, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको समझने की आपको जरूरत है उनको प्रॉपर ढंग से समझाऊंगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है द कंपनी डू नॉट ब्रोक। जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखते हैं, कंपनी के साथ में पहली बात तो डू नहीं आता है, डज आना चाहिए था, तो ये गलत है। दूसरा, डू के साथ में ब्रोक नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? ब्रेक। डू डज डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे देखो डिड के बाद में ब्रोकन लिख रखा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ पे डू के बाद में ब्रेक्स लिख रखा है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आती है ऐसे ही, नहीं। दूसरा, डू तो हमने पहले ही कहा था कि गलत है। डिड के बाद में वर्ब की आईएनजी लगा रखी है, तो ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका जो क्वेश्चन है, he was not happy until he gave up his job and live as a फकीर इन द फॉरेस्ट। जैसे यहाँ पे देखोगे ही वॉज नॉट हैप्पी, पास्ट की बात है। अगर पास्ट की बात है तो देखो यहाँ पे गेव है और यहाँ पे लिव है, इसका मतलब है एक वर्ब पास्ट में एक प्रेजेंट में नहीं हो सकता है। अगर एंड कंजंक्शन हो या कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर आपका है, उससे अगर दो क्लॉजेस को हमने जोड़ा है, या मैं कहूँ कि दो वर्ब को जोड़ा है, नॉट क्लॉजेस, दो वर्ब को अगर हम जोड़ते हैं तो दोनों वर्ब सेम फॉर्म में होनी चाहिए। दो एडजेक्टिव को जोड़ते हैं तो दोनों आपके सेम डिग्री में होने चाहिए। तो इस प्रकार से दो समान फ्रेज होने चाहिए, इस तरीके से जोड़ते हैं हम इनसे। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि लिव नहीं, यहाँ पे लिव्ड आना चाहिए था, पहली बात। ठीक है, यहाँ पे देखो लिव्स लिख रखा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिव्स लिख रखा है, ये गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन यहाँ पे आपके गलत हो गए। अब यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन में गिव्स लिख रखा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है? लिव्ड है। इसका मतलब एक और ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे गेव है और यहाँ पे लिव्ड है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सीधे के सीधे आप आसानी से आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्रुव्स एंगर ब्लेज्ड ऑफ अनकंट्रोलेबली। अब जैसे जैसे आप देखते हैं, अब
यहाँ पे ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, इस ऑफ को भी अंडरलाइन कर लेना, ये भी शामिल है। ठीक है, जो ध्रुव का गुस्सा था वो अचानक से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, जब भी हम बात ये कहते हैं ना कि कोई चीज का बढ़ने को दिखाते हैं, देखो आपको नहीं पता है फ्रेजल वर्ब क्या है, लेकिन अगर किसी चीज में इंक्रीज को जनरली दिखाना होता है तो हम अब के साथ में फ्रेजल वर्ब डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पे हम यही तो कहना चाह रहे हैं, अगर गुस्सा अनकंट्रोलेबली हुआ है तो इसका मतलब बढ़ने की बात कर रहे होंगे। अगर बढ़ने की बात कर रहे हैं तो ब्लेज्ड अप हमें लिखना चाहिए, ना कि इनटू, ऑनवर्ड्स या आफ्टर। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अगला। देखो मैंने आपको कई बार बोला भी है कि मैं फ्रेजल वर्ब ऐसे पढ़ाता हूं जैसे कि आपको फ्रेजल वर्ब याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमें तो ये फ्रेजल वर्ब याद ही नहीं है, छोड़ के आगे चले जाओ। नहीं मेरे भाई, फ्रेजल वर्ब ना याद होते हुए कैसे आंसर मार्क कर पाए, ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आगे देखिएगा। सोनम्स कैट यूज्ड टू चेज द माउस इनटू द किचन एंड नॉक थ्रू अ टावर ऑफ पॉट्स एंड पेन्स। देखो जैसे ही आप सेंटेंस को देखते हैं, जैसे ही सेंटेंस को देखते हैं, दो चीजों की बात कर रहे हैं। सोनम की कैट को आदत थी क्या करने की, एक तो चेज करने की, तो चेज आपका V1 है, तो नॉक भी आपका V1 में रहेगा, पहली बात। ठीक है, नॉक भी आपका क्या रहेगा, V1 रहेगा। जैसे ही आपने देखा कि नॉक के साथ में कौन सी वर्ब आपको लगानी है, एक टावर ऑफ पॉट्स की बात कर रहे हैं, बर्तनों का एक टावर बना दिया। जैसे मान लीजिए एक बर्तन आपका यहां बना दिया, एक बर्तन आपका यहां बना दिया, यहां बना दिया, एक तरीके से टावर क्रिएट करना। अब जैसे ही आप देखोगे कि ये टावर को बेसिकली देखो, नॉक थ्रू करने का मतलब है किसी चीज के अंदर से जाना। क्या ऐसा होगा कि बिल्ली बर्तनों के अंदर से निकल जाएगी? तो थ्रू वाला ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है? थ्रू वाला ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखोगे नॉक अवे, अवे का मतलब होता है किसी चीज को बाहर फेंकना। अब बाहर ऐसा तो है नहीं कि जो टावर ऑफ पॉट्स और पेन्स है, जो बर्तनों के वो है, उसको बाहर फेंक देगी बिल्ली, तो वो वाला ऑप्शन भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब जैसे ही आप देखोगे इनसाइड, इनसाइड का मतलब है किसी चीज के अंदर जाना, नॉक इनसाइड नहीं होता है, नॉक इनसाइड आपका नहीं होता है। ठीक है, तो इनसाइड वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है आपका नॉक आउट और एक है आपका नॉक ओवर। नॉक ओवर और नॉक आउट, अब इन दोनों में से दोनों का बेसिक मीनिंग देखेंगे। ओवर का बेसिक मीनिंग क्या है और आउट का बेसिक मीनिंग क्या है। ठीक है, देखो नॉकआउट बेसिकली हम कब लगाते हैं, नॉकआउट का मतलब होता है किसी को बेसिकली बेहोश कर देना। जैसे आपने पबजी खेला है, नॉकआउट बेसिकली अनकॉन्शियस कर देने के लिए बेसिकली यूज करते हैं। नॉक ओवर का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर जंप मार के किसी चीज को गिरा देना, नॉक ओवर कर दिया। नॉकआउट बेसिकली किसी चीज को जब हम टक्कर वक्कर मारते हैं अच्छे से और किसी को बेहोश वगैरह कर दें। ठीक है, और नॉक ओवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खास करके हवा में रहते हुए और उसको उड़ा देना, जमीन से नहीं, हवा में रहते हुए। ठीक है, जैसे जब हम स्टंप्स पे थ्रो मारते हैं तो बेसिकली हम नॉक ओवर करते हैं वहां पे भी। ठीक है, सो ही नॉक्ड ओवर द बेल्स, ऐसे बोलते हैं क्योंकि बेल्स को उड़ा देने की बात कर रहे हैं। और जब बॉल हवा में ही होती है ऐसे केस में, तो यहाँ पे भी वही सेंस है, इसीलिए नॉक ओवर है टॉवर ऑफ पॉट्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई एम सो ग्लैड दैट आई रैन इन टू यू ऑन द वे। आई रैन इन टू यू ऑन द वे, देखेंगे मेरे भाई। देखो अब यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगेन फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है आपके सामने, एक है रन अवे, एक है रन ओवर, एक है रन आउट। देखो आउट जनरली दिखाता है किसी चीज से बाहर होना, आउट ब्रस्ट को दिखाता है किसी चीज का फैलना। तो यहाँ पे फैलने का कोई सेंस है नहीं। भाई मैं खुश हूं, आप खुश कब हो गए, सामने वाले से ये कह रहे हो मैं खुश हूं क्योंकि मैं रन अवे आपसे भाग गया इसलिए खुश हूं, आप सामने वाले से ये कहोगे कभी? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। रन ओवर का मतलब क्या है, किसी के ऊपर से चढ़ना, अभी बताया था। जैसे नॉक ओवर में भी क्या है, किसी के ऊपर से हिट करना, किसी को नॉक कर देना। रन ओवर का मतलब किसी के ऊपर से रन करना। तो क्या आप ये कहोगे मैं खुश हूं क्योंकि मैं आपके ऊपर से दौड़ के चला गया? नहीं मेरे भाई, वो भी नहीं कहोगे। तो ना तो आउट आया नहीं आया। रन इनटू का मतलब क्या हो सकता है, एक दूसरे से मिल जाना अचानक से। आई रन इनटू यू का मतलब है सडनली हम किसी से मिल गए। तो रन इनटू यू आपका करेक्ट फ्रेज है, इसीलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन मैं क्या कह रहा हूं, फ्रेजल वर्ब याद ना हो फिर भी आंसर आप मार्क कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट, मदर्स हैव ग्रेट एनिमोसिटी फॉर देयर चिल्ड्रन। ओके, जैसे ही आपने देखा एनिमोसिटी एक वर्ड है, एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी, हॉस्टिलिटी। ठीक है, अब यहां पे देखो अब्सर्डिटी, अफेक्शन, अफेक्टेशन और अबेसमेंट। देखो अबेसमेंट किसी को नीचा दिखाना होता है, मदर बच्चे के लिए क्या रखेंगी, सिंपल बात बताओ, प्यार, प्यार ही तो होगा। तो ना तो ये अबेसमेंट हो सकता ना अब्सर्डिटी हो सकता।
अब आपके सामने दो वर्ड है, एक है अफेक्टेशन, एक है अफेक्शन। अफेक्शन होता है बेसिकली क्या, प्यार, और अफेक्टेशन क्या होता है बेसिकली किसी को अफेक्ट करना, ठीक है, प्रभावित करना किसी को, तो ये वाला ऑप्शन नहीं, अफेक्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये वर्ड बेस्ड क्वेश्चन था। आगे देखेंगे इंप्रूवमेंट में, दिस विन कुड इनहेंस टू बी अ हिस्टोरिक। अब देखो इनहेंस के साथ में टू भी नहीं आएगा, इनहेंस समथिंग होता है, इसीलिए इनहेंस तो आपका गलत है, ठीक है। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेट समथिंग होता है, किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है। आगे कुड अकम्पलिश समथिंग होता है, किसी चीज को हासिल करना, और कंफर्म के साथ में जनरली टू आता है, कंफर्म टू समथिंग होता है, ठीक है। लेकिन समथिंग कैन बी प्रूव्ड या समथिंग कैन प्रूव टू बी समथिंग, यानी कि कोई चीज आखिरकार हम कहते हैं ना कि ये साबित होगी, ये जो जीत है ये एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट साबित होगी। किसी चीज के साबित होने की बात है तो प्रूव वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और प्रूव के साथ में टू बी का यूज आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे प्रूव एक तरीके से लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, और हमें वही वर्ब यहां पे चाहिए। जैसे ही सीम्ड टू बी वरिड, इसका मतलब है वो चिंतित लगा, ऐसे ही इट कुड प्रूव टू बी हिस्टोरिक, इसका मतलब है हिस्टोरिक हो सकती है, लिंकिंग वर्ब के तरीके से काम कर रही है यहाँ पे, इसीलिए प्रूव आ सकता है, बाकी में से कोई भी लिंकिंग वर्ब नहीं है ना। आगे देखेंगे भाई, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको डिटेल में इंग्लिश को पढ़ना है, सीखना है, तो आपके पास में दो ऑप्शन रहते हैं। पहला, आप इंग्लिश वीओडी बैच चेकआउट कर सकते हैं आरजी विक्रमजीत ऐप पे, सिर्फ 699 रुपए की फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको इतना सॉलिड, इतना जबरदस्त कंटेंट मिल जाता है ना मेरे भाई, कि आपको दोबारा किसी दूसरे टीचर की तरफ मुंह मोड़ के देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। दूसरी बात मेरे भाई, अगर आप बुक से पढ़ना प्रेफर करते हैं, अगर आपको लगता है स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है और बुक से पढ़ना जरूरी भी है, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश रामबाण, इंग्लिश का एक ऐसा रामबाण है जिसके अंदर आपको हर एक चीज मिल जाएगी, इंग्लिश की छोटी से छोटी, मोटी से मोटी बातें आपको कवरेज मिल जाएगी इंग्लिश रामबाण के अंदर। आप में से कुछ लोगों को ये डाउट आ सकता है कि रामबाण लें या पॉकेट रॉकेट, दोनों अलग चीजें हैं। ये तो ये बात होगी कि सर बताइए खाना खाना चाहिए या पानी पीना चाहिए, या कोई आके ये पूछ ले कि सर अगर रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो सिर्फ मतलब स्नैक्स खाने चाहिए या फिर खाना खाना चाहिए। मेरे भाई अलग अलग चीजें, दोनों दोनों का अपना काम है। जैसे पानी एक पानी की प्यास को बुझाएगा और खाना बेसिकली भूख को बुझाएगा, ऐसे ही इंग्लिश रामबाण जो है ये आपकी कंप्लीट इंग्लिश की कवरेज है, और पॉकेट रॉकेट बेसिकली आपकी पॉकेट में रखी हुई एक रॉकेट है जिसको आप जब चाहे निकाल के पढ़ सकते हैं, और आप बहुत कम समय में 2 ढाई 3 घंटे के अंदर पूरी बुक को भी पढ़ सकते हो और पूरा रिवीजन कर सकते हो कंप्लीट इंग्लिश का। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, तो मैं तो कहूंगा दोनों ले लेनी चाहिए। डिटेल में इंग्लिश पढ़नी है इससे पढ़ लेना, और पॉकेट रॉकेट बेसिकली आपकी शॉर्ट में कंसाइज तरीके से फटाक से एक रॉकेट का काम करेगी, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। समिता आस्क्ड आउट अ फेवर ऑफ गोइंग अर्ली टुडे, जल्दी देखेंगे। देखो आस्क आउट, आउट का मतलब तो बाहर के सेंस में आता है, तो यहाँ पे आस्क आउट का कोई सेंस बनेगा नहीं। आस्क आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बेसिकली किसी के पीछे होना, तो पीछे का भी कोई सेंस नहीं है। आस्क्ड ओवर यानी किसी के ऊपर। आस्क्ड फॉर बेसिकली आपका क्या होगा यहाँ पे, बेटर आंसर हो जाएगा। आस्क फॉर यानी किसी चीज के लिए, तो उसने फेवर मांगा, तो समिता आस्क्ड फॉर अ फेवर, आस्क फॉर अ फेवर। बेसिक मीनिंग है आस्क अराउंड का मतलब होता है लोगों से पूछताछ करना, चारों तरफ पूछना, क्योंकि अराउंड का मतलब क्या है, चारों तरफ, तो आस्क अराउंड का मतलब है लोगों से पूछताछ करना, ठीक है। आस्क आफ्टर का सेंस क्या बन सकता है, तो किसी से बार बार कोई चीज पूछना, पीछे पड़ जाना, बेसिकली वो वाला सेंस बन सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको भाई, फ्रेजल वर्ब याद नहीं करने, सारे याद कर भी नहीं सकते हो, आपको समझने की जरूरत होती है। नेक्स्ट, द प्लम ट्री इन आवर गार्डन इज कवर इन ब्लॉसम्स, जैसे ही आप देखोगे इन इज कवर नहीं हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले भाई देखो इज के बाद में ये कवर को अगर आप प्रेपोजिशन मान रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका इन प्रेपोजिशन है, डबल प्रेपोजिशन गलत हो जाता। इसके अलावा कवर आपका नाउन होता तो इसके लिए आर्टिकल आता, अगर कवर आपका वर्ब है तो इसको हमें क्या बेसिकली, गार्डन किसी को कवर नहीं कर रहा है, जो प्लम ट्री है वो कवर नहीं कर रहा है, उसको कवर किया हुआ है, यानी कि पैसिव सेंस है, यानी कि V3 चाहिए इज एमआर के बाद में। अब यहां पे देखेंगे इज कवरिंग आपका हो नहीं सकता है, क्योंकि प्लम ट्री किसी को कवर नहीं कर रहा है, प्लम ट्री को कवर किया जा रहा है, नो सब्स्टिट्यूशन तो गलत हो ही गया, ठीक है। और वैसे भी प्लम ट्री के साथ में आर तो लगाओगे नहीं, तो इज कवर्ड इन लिखना आपका सही आंसर हो जाएगा, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, वी फील वार्म ऑन द सब्जेक्ट, वी फील वार्म ऑन द सब्जेक्ट। देखो जैसे हम सेंटेंस को देखते हैं, वी सब्जेक्ट है, फील आपकी वर्ब है, आगे वार्म आपका एडजेक्टिव है, ऑन प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट है द सब्जेक्ट।
ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वार्म, क्योंकि पहले से एडजेक्टिव है तो वार्म्ड लिखने की क्या आपको जरूरत पड़ेगी? क्या आपको वार्म्ड लिखने की जरूरत पड़ेगी? ठीक है। अब देखो, अब सेंटेंस में सबसे पहले तो वार्म्ड लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ईडी फॉर्म की आपको यहाँ पर कोई नीड नहीं है। फील वर्ब के बाद में ईडी वर्ब लगाने का कोई भी सेंस आपका नहीं बनेगा, तो एक ऑप्शन तो आपका ये गलत हो जाता है। दूसरा, फील वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म लगाने का कोई सेंस आपका नहीं बनेगा, तो दूसरा ऑप्शन आपका ये गलत हो जाता है। क्या कोई कंपैरिजन है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है, तो डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। अब आप जैसे आप इसको देखते हो, वी फील, हम सब्जेक्ट, हम क्या कुछ ऐसा हम खुद गर्म हो रखे हैं ऐसा कहना चाहते हैं? क्या मैं अपनी स्टेट बताना चाह रहा हूं? नहीं। वी फील हाउ, कैसा फील करते हैं हम, कैसे फील कर रहे हैं? वी फील वार्मली, हम वार्मली, और किसके बारे में भाई? अबाउट द सब्जेक्ट। तो वी फील वार्मली अबाउट द सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट के बारे में अच्छा महसूस कर रहे हैं। कैसे महसूस कर रहे हैं? अच्छे से। ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, अ सोल्जर ऑफ द 10th रीजन, लीजन नॉट रीजन, अ सोल्जर ऑफ द 10th लीजन leaped into the water as soon as the ship touches the shore। देखो, जैसे आपने देखा लीप्ड है, लीप्ड है यानी कि पास्ट की बात है, अगर पास्ट की बात है तो टचेस वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे, वॉच के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है। ये टच आपका V1 है, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, दी डिक्टेटर ऑर्डर्ड द ट्रेटर वर जेल्ड। भाई द डिक्टेटर ऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर किया कि जो ट्रेटर है उसको जेल की जाए। अब आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि द डिक्टेटर आपका सब्जेक्ट है, ऑर्डर्ड आपकी वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है मेरे भाई? द ट्रेटर, ये ऑब्जेक्ट है। अगर मेरे भाई ये ऑब्जेक्ट है तो इस वर्ब के लिए तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, इसको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है हम यहाँ पे आपकी वर्ब नहीं लगा सकते, हमें यहाँ पे लगाना चाहिए क्या? नॉन फाइनाइट वर्ब। आप देखोगे वॉज एक वर्ब है, ये नहीं आएगा। इज एक वर्ब है, ये नहीं आएगा। माइट आपका मॉडल है, ये नहीं आएगा। टू बी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव है, ये आपका आ सकता है। सो द डिक्टेटर ऑर्डर्ड द ट्रेटर टू बी जेल्ड, टू बी जेल्ड। तो वर नहीं लिख के हमें टू बी लिखना पड़ा, बिकॉज हमें यहाँ पे जरूरत थी बेसिकली किसकी? नॉन फाइनाइट वर्ब की, बिकॉज हमारी मेन वर्ब पहले से आ रखी है सेंटेंस। ठीक है, दोबारा से वर्ब नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, रिमझिम रिसीव्ड अ चिल्ड्रंस वेरी इलस्ट्रेटेड कलरफुल एटलस। अब देखो यहाँ पे भी अगेन क्या है, एक एटलस मिला है, एटलस कैसा है वो बेसिकली डिफाइन करना है। तो कौन सी चीज कहाँ आएगी? देखो भाई, सबसे पहले कि एटलस किसका है, तो आप कहोगे चिल्ड्रंस एटलस है। एटलस कैसा है? कलरफुली, मतलब कलरफुल है और इलस्ट्रेटेड है। कितना कलरफुल है? तो वेरी। सबसे पहले तो वेरी आपका आगे आएगा, तो एन वेरी आपका नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन आपने सीधे सीधे एलिमिनेट कर दिया। ठीक बात है। अब यहाँ पे देखो बाकी के ऑप्शन, यहाँ पे वेरी को बीच में रख दिया गया है, इसीलिए ये ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। अब देखो इस इन दोनों ऑप्शन में ये जो ऑप्शन है इसमें चिल्ड्रन को आपने पीछे पहुंचा दिया, इसका मतलब है ये ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। अब आपने खरीदा क्या है? बेसिकली अ वेरी कलरफुल इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रंस एटलस। एटलस के लिए आर्टिकल ए आया है, इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप यू हैव इंजॉइंग, जैसे ही देखा हैव के बाद में आईएनजी फॉर्म आ रखी है, इसका मतलब है ये तो गलत है। अब देखो यू के साथ में इंजॉयज तो आप बिल्कुल नहीं लिख सकते हो, तो ये आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। अब यू अगर सब्जेक्ट है तो आपका देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा और हिमसेल्फ नहीं आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वजह से गलत है। आपका एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन बी। तो यू इंजॉय योर सेल्व्स एट द पार्टी टुनाइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंजॉय करोगे अपने आप को आज पार्टी में। कायदे से इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए था, यू विल इंजॉय आपको लिखना चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंजॉय करोगे। ठीक है। तो बेस्ट स्ट्रक्चर तो विल इंजॉय होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है उनमें से ही हमें मार्क करना होता है। ठीक है। आगे देखेंगे अगला, देयर वॉज अ लार्ज स्नेक। भाई ये वाला जो देयर होता है ना, ये आपका डिटर्मिनर होता है, इसको नाउन के साथ यूज करते हैं। जो सब्जेक्ट की जगह पे डिटर्मिन आपका देयर आता है वो THERE वाला देयर होता है। कौन सा वाला देयर होता है? THERE। तो सबसे पहले ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देयर देयर देयर। अब ये देयर जो है ना, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ये कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। अगर सर ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता है तो इसके बाद में आपका सब्जेक्ट बेसिकली लिखा जाता है। सब्जेक्ट को बाद में अगर लिखा जाता है तो आप आसानी से कह सकते हो कि ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट क्या है?
अब देखो लार्जर स्नेक, क्या किसी से कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो देयर इज नो कंपैरिजन, तो लार्जर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका नॉट लगा रखा है, यहाँ पे नॉट नहीं लगा रखा है, दोनों सेंटेंस को पढ़ के देखें। देयर वॉज नॉट अ लार्ज स्नेक फाउंड इन द गार्डन। अब आप जैसे ही देखोगे तो नॉट क्या ओरिजिनल सेंटेंस में नॉट था, आप कहोगे नहीं था, नॉट लगाने से मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसीलिए ओरिजिनल सेंटेंस में अगर नॉट नहीं था तो इंप्रूव करके भी नॉट नहीं लगाओगे, इसीलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, प्लीज टेक मैनी एज यू वांट। अब देखो आगे अगर एज बन रखा है तो एज का पेयर बेसिकली या तो सो से बनता है या फिर आपका एज से बनता है। सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो सो आ सकता है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सिर्फ एज आएगा, हालांकि नेगेटिव में सो और एज दोनों आ सकते हैं। क्या सेंटेंस नेगेटिव, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है, अगर नेगेटिव नहीं है तो आपका सो तो आ नहीं सकता है, मच आएगा नहीं, टू आएगा नहीं, तो एज मच एज यू वांट, एज मच एज यू वांट, एज का पेयर एज से। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, दिस बुक प्रोवाइड्स एन अनरिस्ट्रेन्ड अकाउंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया। अब जैसे ही आप देखोगे, अब देखो अनरिस्ट्रेन्ड का मीनिंग आपसे पूछा गया है, इसको कैसे मतलब आपका इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले बात तो आर्टिकल एन आ रखा है, इसका मतलब है लिमिटेड को तो वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे। एक्सेसिव का मतलब होता है लिमिट से ज्यादा, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है जो कंप्लीट कवरेज करे, एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है जो थका दे। इफ समथिंग इज एग्जॉस्टिव दैट मीन्स इट कवर्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। अगर कोई चीज एग्जॉस्टिव है, लाइक मैंने कहा इंग्लिश रामबाण इंग्लिश की एक एग्जॉस्टिव बुक है, एग्जॉस्टिव होने का मतलब होता है उसके अंदर हर एक चीज है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि लाइक एक्स वाई जेड किसी बुक का नाम लिया, ठीक है, वो बुक इंग्लिश की एक एग्जॉस्टिंग बुक है, एग्जॉस्टिंग का मतलब है थका देने वाली, उसको पढ़ के लोग थक जाते हैं, तो एग्जॉस्टिंग का मतलब थका देने वाली। हम क्या ये कहना चाह रहे हैं, नहीं, हम कहना चाह रहे हैं कंप्लीट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया को कवर करता है, इसीलिए एग्जॉस्टिव इज द करेक्ट आंसर। एक्सेसिव का मतलब होता है लिमिट से ज्यादा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आर हियर। भाई वन ऑफ के साथ में आपका दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आता है, अगर एडजेक्टिव है तो सुपरलेटिव डिग्री, और आर्टिकल आपका द आता है। यहाँ पे देखा द आपका माई आ जाए या द आ जाए, देखो जहां जहां आर्टिकल द आ जाता है जनरली पजेसिव केस का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो आपने कहा सर माई आपका पजेसिव केस है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेटर नहीं आएगा क्योंकि वन ऑफ के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आती है, बेटर नहीं आएगा। यहाँ पे बेस्ट आपकी फ्रेंड के साथ में क्या कर दिया, सिंगुलर नाउन लगा दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड। देखो अनफर्ल्ड अगर लिखा हुआ है दैट मीन्स पास्ट की फॉर्म है, यानी V2 है। एंड के पहले अगर V2 है तो एंड के बाद में भी क्या आना चाहिए सर, V2 आना चाहिए। अगर V2 आना चाहिए तो कीप आपका गलत है, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। होल्ड आपका गलत है, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। बी आपका गलत है, हेल्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म की जरूरत है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, द प्राइवेसी सील्ड establishes a process to allow companies to transfer consumer data from European Union countries to the United States in compliance in EU law। देखो इन कंप्लाइंस इन लिख रखा है, भाई ध्यान देंगे इन कंप्लाइंस विथ लिखना आपका करेक्ट फ्रेज होता है, तो इन कंप्लाइंस विथ समथिंग ये आपका करेक्ट फ्रेज होता है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, आई ओपनड द बॉक्स बीनीथ द टेबल, यानी टेबल के नीचे जो बॉक्स था उसकी बात कर रहे हैं। एंड टुक ऑफ अ बुक, भाई जैसे ही देखोगे टेक आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। सबसे पहली बात यह है कि ओपनड है तो वर्ब को सेकंड फॉर्म में रखना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टेक ऑफ नहीं, किसी चीज को अगर बाहर निकालने का सेंस है तो बाहर का मतलब क्या होता है, आउट होता है। सो टेक आउट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो टेक आउट द बॉक्स, किसी चीज के नीचे से बाहर निकाल रहे हैं तो आउट हो जाएगा, आउट का मतलब होता है बाहर, ठीक है। आगे देखेंगे अगला आपका है, द विजार्ड वाइल परफॉर्मिंग एन आइटम एक्सीडेंटली सेट हिज ओन हैट ऑन फायर एंड प्रॉम्प्टेड। जैसे प्रॉम्प्टेड को देखोगे समझ जाओगे V2 चल रहा है, पास के बाद चल रही है द फायर अलार्म टू गो ऑन, ठीक है। अब देखो ये भी फ्रेजल वर्ब पे बेस्ड है बेसिकली, बाकी सब चीजें सेम है। एक है गो ऑन, एक है गो अंडर, एक है गो अवे, एक है गो ऑफ, एक है गो एबव। जब भी हम किसी चीज के एक्सप्लोड करने की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी चीज के एक्सप्लोड करने की बात करते हैं, अचानक से कोई चीज जब होती है तो ऐसे केस में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ना कि ऑन का। ऑन कॉन्टिन्यूएशन को दिखाता है, अब तक अलार्म बंद था। गो ऑन का मतलब है कंटिन्यू करना, तो अलार्म बंद रहेगा गो ऑन का अगर मीनिंग निकालेंगे तो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर निकालोगे भी ऑन का मतलब क्या, कॉन्टिन्यूएशन है।
ऑफ बेसिकली अचानक से चीजों को बदलना, ऑफ कर दिया लाइट ऑफ हो गई, ठीक है, इसका मतलब है हमें गो ऑफ करेक्ट फ्रेज होता है आपका अलार्म बजने के लिए। गो अंडर का मतलब किसी चीज के नीचे, अलार्म नीचे कहां जाएगा, एबव का मतलब ऊपर, ऊपर कहां जाएगा, अवे का मतलब दूर, अलार्म दूर नहीं जाएगा, इसलिए आपके ये सेंस गलत हो जाएंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की। इट विल टेक 2 hours टू वॉक अक्रॉस द फॉरेस्ट। भाई फॉरेस्ट अपने आप में जंगलों का एक मतलब जंगल है, पेड़ होते हैं, पेड़ होते हैं तो 3D का काम करेगा। अगर 3D का काम करेगा तो 3D फिगर से निकलने के लिए थ्रू प्रेपोजिशन आता है, ना कि अक्रॉस। अक्रॉस सरफेस के लिए आता है, थ्रू आपका किसी चीज के अंदर से जाने के लिए, बिटवीन दो चीजों के बीच के लिए आता है, अब एक किसी से दूर जाने के लिए आता है, ओवर किसी के ऊपर से जाने के लिए आता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, वी सेट अप ऑन द जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो किसी चीज को अगेन स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही हम बात करते हैं स्टार्ट करने की, तो किसी चीज को स्टार्ट करना हो तो बेसिकली हम सेट अबाउट एक फ्रेजल वर्ब दे रखी है, एक आपकी सेट ऑफ दे रखी है और एक सेट इन दे रखी है। सेट इन फ्रेजल वर्ब की अगर हम बात करते हैं, इनका मतलब क्या होता है मेरे भाई, अंदर, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है आपका अंदर, ठीक है। अब सेट इनका तो मतलब ये हो जाएगा कि आप घर के अंदर आ जाएं। क्या जर्नी स्टार्ट करने का मतलब घर के अंदर आ रहे हो आप? द आंसर इज नो, घर के अंदर की बात ही नहीं है, तो डी ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, सेट अप ऑन, सेटअप करने का मतलब तो आप जानते हैं किसी चीज को स्टैब्लिश करना, सेट अप ऑन तो नहीं बनेगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अच्छा, अब आपका सेट अबाउट है और एक आपका सेट ऑफ है। जब हम जर्नी स्टार्ट करने की बात करते हैं तो सेट ऑफ का प्रयोग करते हैं। हालांकि सेट अबाउट भी स्टार्ट करने के सेंस में आता है, लेकिन ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए नहीं आता है। जनरली कोई हम कोई एक्टिविटी वगैरह जब शुरू करते हैं तो जनरली सेट अबाउट का यूज हम कर लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, यू कैन बी सेंटेंस्ड फॉर ट्रेसपासिंग ऑन समवन एल्सेज प्रॉपर्टी। देखो जैसे ही आप देखते हैं ट्रेसपासिंग, अब देखो ट्रेसपासिंग के कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि ट्रेसपासिंग का मीनिंग क्या है। बेसिकली लिविंग विदाउट परमिशन, ट्रेसपास करने का मतलब होता है कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के एंट्री करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंस्पायर करने का मतलब होता है, कंस्पायर अगेंस्ट अदर्स नहीं होगा, इसका मतलब है दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र करना नहीं। लीव करने का मतलब छोड़ना होता है, सो करने का मतलब देखना होता है, मतलब दिखाना होता है। तो एंटरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विदाउट परमिशन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, द वुमेन लॉस्ट मच टू हर बॉडी वेट ड्यू टू डायबिटीज। देखो मच टू नहीं होता है, मच ऑफ समथिंग होता है, मच ऑफ समथिंग। तो मच टू नहीं होगा, मच ऑफ नहीं होगा, मच फ्रॉम नहीं होगा, मच फॉर नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, मच ऑफ हर बॉडी वेट, ठीक है। मतलब किसी चीज के पार्ट को बताना हो ना, हिस्सा को, हिस्से को बताने के लिए हमें ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करना होता है, ओ सिंगल एफ वाली। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, गुलिवर हियर हिज वॉच टिकिंग इन हिज पॉकेट। भाई सबसे पहले गुलिवर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पे आप देखोगे कि जो हियर है वो आपकी नहीं बन सकती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपकी कुछ वर्ब होती है, सी, फील, हियर, वॉच, नोटिस, इनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद में या तो V1 आ सकता है या वर्ब की ING फॉर्म आ सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे टिक्ड आपका दे रखा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है, गुलिवर वॉच टिकिंग, तो इसमें तो हियर वर्ब ही गायब है, ठीक है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हर्ड है, पास्ट की बात कर लिए, अगर पास्ट की बात है और यहाँ पे हिज है और यहाँ पे कुड हियर है, यहाँ पे सुन सका वाला सेंस है, ठीक है। अब जैसे आप बात करते हैं दोनों में जो मेजर डिफरेंस है, देखो यहाँ पे भी हियर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है और आगे ING है, यहाँ पे भी हियर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है और आगे ING है। अब फर्क जो है, एक में टिकलिंग दे रखा है और एक में टिकिंग दे रखा है। अब आपको ये देखना है कि टिकलिंग और टिकिंग में से कौन सा आएगा, ठीक है। अब देखो मान लीजिए आपको एक बार को ये अज्यूम कर लेते हैं कि आपको खुद ही नहीं पता है कि दोनों में से क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ पे क्या है, टिकिंग है, यहाँ पे क्या है, टिक्ड है, यहाँ पे क्या है, टिकिंग है, तो टिकलिंग को बीच में क्यों ला रहे हो भाई? सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन, इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड प्राइमरी केयर गिवर्स आर द वुमेन ऑफ चिल्ड्रन एंड एल्डर्स। प्राइमरी केयर गिवर्स आर द वुमेन ऑफ चिल्ड्रन एंड एल्डर्स। इसका मतलब तो कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब बच्चों की विमेन, तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं, इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हम कह सकते हैं विमेन आर द प्राइमरी केयर गिवर्स ऑफ चिल्ड्रन, ये कह सकते हैं,
भाई विमेन जो होती हैं वो केयर गिवर होती हैं। हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि जो केयर गिवर है वो विमेन ऑफ चिल्ड्रन है। विमेन ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चों की महिलाएं, क्या ये कहना चाहते हैं? नहीं, बच्चों की केयर गिवर। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो आर ऑफ ये वाला गलत हो जाएगा, विमेन आर द केयर गिवर्स, प्राइमरी बाद में नहीं आएगा, प्राइमरी पहले आना चाहिए था, एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे द विमेन लिख दिया है। अब देखो डेफिनेट विमेन को बनाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आर वर्ब वैसे भी यहाँ पहुंचा दिया, तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा। आप कहोगे कि सर ए ऑप्शन सही है। कहा गया है कि जो विमेन है वे हैं, क्या है वो? प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, और किसकी भाई? चिल्ड्रन की एंड एल्डर्स की। सेंटेंस को एकदम से देखा जाए तो रीअरेंज करने की बात करी गई है, एक तरीके से सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। आई विल रिक्वायर अ क्वाइट रूम टू वर्क एट। भाई रूम है, रूम के मतलब पास में काम करोगे या रूम के अंदर? तो आप कहोगे अंदर का सेंस है, अंदर का रूम है, तो इन प्रेपोजिशन आ जाएगी, ना कि एट। नेक्स्ट देखोगे अगला क्वेश्चन। आई वॉज लुकिंग फॉर अ बैरन सीट इन द बस बट कुड नॉट फाइंड वन। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, बैरन का मतलब होता है बंजर। अब बस के अंदर आपको बंजर सीट चाहिए या खाली चाहिए? आप कहोगे सर खाली चाहिए। ठीक है, खाली सीट का मतलब वैकेंट होता है, ना कि आपका बैरन। जैसे एक वर्ड दे रखा है आपका डेजर्टेड। ठीक है, डेजर्टेड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? डेजर्टेड, डेजर्टेड, डेजर्टेड का मीनिंग क्या बन जाता है आपका? जैसे किसी चीज को जब छोड़ देते हैं ना बिना सहारे के, तो डेजर्ट हो जाता है। हॉलो का मतलब क्या होता है? खाली। हॉलो सिलेंडर वाले क्वेश्चन पढ़े ना मैथ्स में, हॉलो सिलेंडर वगैरह। देखो, ठीक है, तो हॉलो बेसिकली क्या होता है? सिलेंडर वगैरह जो होता है, तो वो तो नहीं बनेगा। अच्छा, एक है आपका वैक्यूअस। वैक्यूअस होता है जिसके अंदर फीलिंग्स की कमी हो, मतलब ये भी खाली को ही दिखा रहा है। कायदे से देखा जाए सारे वर्ड खाली को दिखाते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। ये खाली है। डेजर्टेड का मतलब है किसी चीज को, लाइक किसी घर को ऐसे ही छोड़ दिया गया, खाली छोड़ दिया गया, तो घर को डेजर्टेड कहा जाएगा। ठीक है, बैरन का मतलब है कोई जमीन जिसमें फसल नहीं उगाई गई, खाली छोड़ दी गई। वैक्यूअस का मतलब है जिसके अंदर फीलिंग्स ना हो। लेकिन सीट के लिए ये सब नहीं है। सीट के लिए वैकेंट, यानी कि जो चीज खाली है जिसको भरा जाना है, तो वैकेंट सीट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। एन इम्परफेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द सन, अर्थ एंड मून रिजल्ट्स इन द मून पासिंग थ्रू। जैसे देखो भाई, अब इम्परफेक्ट 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 इम्परफेक्ट, अब आपके सामने देखो रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिवोल्यूशन तो एक तरीके से जो आपके पुराने टाइम पे वो हुआ करते थे ना, लाइक रिवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? क्रांति जो हुआ करती थी, बड़े बड़े रिवोल्यूशन हुए। ठीक है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन आपका था। ठीक है, और उसके अलावा मिल्क के लिए हुए थे आपके बहुत सारे, तो वो तो नहीं है, यहाँ पे रिवोल्यूशन की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक है अलायंस। अलायंस का मतलब है गठबंधन। क्या इनका गठबंधन होना जरूरी है? नहीं। एलिजियंस का मतलब होता है एक दूसरे के लिए फेथफुलनेस, वो भी नहीं। भाई इनका अलाइनमेंट, भाई आपका रिजल्ट्स इन द मून पासिंग थ्रू ओनली पार्ट ऑफ अर्थ अम्ब्रा रिजल्टिंग इन अ पार्शियल लूनर एक्लिप। लूनर एक्लिप में उनका एक परफेक्ट या इम्परफेक्ट, ठीक है, अलाइनमेंट की जरूरत होती है, ना कि किसी और चीज की। सो अलाइनमेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। द न्यू चीफ इज गिफ्टेड एट द पावर ऑफ। गिफ्टेड विथ होता है, ना कि एट। गिफ्टेड विथ आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, इसको ध्यान रखेंगे। गिफ्टेड विथ समथिंग। ठीक है, आगे देखेंगे। द रिसेंट क्लाउड ब्रस्ट कंप्लीटली डिसमेंटल्ड द विलेज एंड इट्स पीपल। अब देखो डिसमेंटल के लिए फ्रेजल वर्ब पूछा है, टुक आफ्टर, टुक बैक, टुक अपार्ट और टुक अप। देखो भाई, अगर होता ना टेक अबैक, तो टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज कर देना, लेकिन ये तो बैक है। बैक का मतलब है पीछे ले जाना। एक है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब है किसी के जैसा दिखना। ठीक है, लाइक हम कोई बड़ा आदमी है, उसके जैसा अगर कोई दूसरा दिख रहा है, तो वो आफ्टर का मतलब है पीछे, उसके पीछे ही चल रहा है, उसके कदमों पे एक तरीके से। ठीक है, टुकअप का मतलब होता है किसी चीज को बेसिकली हाथों में ले लेना। टेकअप कोई मैटर वगैरह डिस्कस करना शुरू कर देना। और एक होता है टेक अपार्ट। टेक अपार्ट का मतलब होता है चीजों को एकदम तोड़ देना, खत्म कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली डिसमेंटल करने की बात है, तो टेक अपार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सिटी ऑफ हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन दी हार्ट फ्रॉम तेलंगाना। पहले तो भाई कोई चीज लोकेटेड है, कहां पे है?
हार्ट है, हार्ट तो सेंटर को बोलते हैं। अगर कोई सेंटर में है तो ऐसे केस में इन प्रेपोजिशन आएगा, इन द सेंटर होता है ना किसी चीज के अंदर, सो इन दी हार्ट। और किसका हार्ट भाई, संबंध बताने के लिए ऑफ प्रेपोजिशन आ जाएगा, तो इन दी हार्ट ऑफ तेलंगाना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, देयर इज नो प्लेस ऑन द बेंच। मेरे भाई आपके बेंच पे ये नहीं कह सकते आप प्लेस नहीं है, खाली प्लेस नहीं है। और खाली स्थान को दिखाने के लिए आपको रूम वर्ड की जरूरत होती है, ना कि प्लेस। ये हम नाउन में अक्सर पढ़ाया भी करते हैं कि अगर आपका नो शब्द आ जाए तो नो के साथ में आपको प्लेस नहीं रूम का प्रयोग करना होता है। सो देयर इज नो रूम ऑन द बेंच। यहाँ पर रूम का मतलब कमरा नहीं होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। देयर इज नो एम्प्टी स्पेस ऑन द बेंच, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप कहोगे सर क्या ऐसे नहीं कह सकते देयर इज मोर स्पेस ऑन द बेंच? ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, बेंच पे मोर स्पेस है, ज्यादा स्पेस है। लेकिन मेरे भाई मैंने कहा, क्या कहा, सेंटेंस में नो दे रखा है, सेंटेंस कहना चाह रहा था कि स्पेस नहीं है। आप मीनिंग को चेंज नहीं करोगे, सिर्फ ग्रामेटिकली करेक्ट होना सही नहीं है, ओरिजिनल सेंटेंस का जो सेंस था उसको कैरी करना जरूरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन, ही वॉज द फास्टेस्ट बिटवीन ऑल द कॉन्टेस्टेंट्स। जैसे ही देखा बिटवीन ऑल लगा रखा है भाई, ऑल अगर आ रखा है तो एक से ज्यादा की बात है, अगर एक से ज्यादा की बात मतलब दो से ज्यादा की बात है, दो से ज्यादा की बात है तो अमंग का प्रयोग करते हैं, तो अमंगस्ट लगा देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन है, लिटिल दैट आई न्यू ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे ही आपने दैट क्लॉज लगा दी, भाई ध्यान रखना लिटिल फ्यू के बाद में अगर दैट क्लॉज आ जाए या कोई पार्टिसिपल जनरली आ जाए, खास करके दैट क्लॉज अगर आ जाती है तो लिटिल और फ्यू नहीं, द फ्यू और द लिटिल का यूज करते हैं। तो आप कह सकते हो आसानी से, द लिटिल दैट आई न्यू ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सफिशियंट टू मेक एन इंग्लिश टीचर, टू मेक मी एन इंग्लिश टीचर। नेक्स्ट देखेंगे आगे, द एनुअल सीड फेस्टिवल होस्टेड इन एरोविले promote sharing of traditional knowledge and sustainable farming practices। भाई सबसे पहली बात यह है कि ये फेस्टिवल एक है जो होस्ट किया जाता है, इसको वर्ब मत मान लेना, कहीं पास्ट मान लो इसको, ये आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पे इसके लिए जो वर्ब है वो क्या है, कहाँ पे है, प्रमोट वर्ब है आपके। ठीक है, तो प्रमोट वर्ब है, फेस्टिवल सिंगुलर है तो इसके लिए प्रमोट्स तो नहीं लिख सकते, तो एक ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट यहीं से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, प्रमोट शेयरिंग ऑफ ट्रेडिशन। अब जैसे ही देखोगे नॉलेज आपका नाउन है तो इसके पहले एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी, तो ट्रेडिशनल आएगा। तो ट्रेडिशन दे रखा है इसीलिए ये गलत है, ट्रेडिशनली दे रखा है एडवर्ब इसीलिए ये गलत है। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन, इफ यू बिहेव वेल एंड एग्जिबिट गुड मैनर्स देन। देखो वैसे जनरली एसएससी कहता है इफ के साथ देन नहीं आता, लेकिन यहाँ पे देखो देन दे रखा है एसएससी ने, कोई नहीं, दे दिया, गलती से दे दिया। ठीक है, वैसे फॉर्मल इंग्लिश में आजकल इफ के साथ में देन पॉसिबल होता है। इफ के साथ में देन पॉसिबल तब नहीं होता है जब इफ का मीनिंग वैन वाला आ रहा होता है। ठीक है, तो इफ के साथ में देन नहीं आता है, लेकिन कब नहीं आता है, जब इफ का मीनिंग वैन वाला हो। क्या यहाँ पे वैन का मीनिंग दे रहा है? नहीं, यहाँ पे प्रॉपर कंडीशन है, कंडीशन है तो देन पॉसिबल है। अब देखो आगे मेन क्लोज आ गई, अगर यहाँ पे इफ यू बिहेव वेल एंड एग्जिबिट गुड मैनर्स, अगर इधर V1 है तो इधर विल प्लस V1 आना चाहिए। विल बी लाइकली टू रिमेंबर यू। अब देखो यहाँ पे देखेंगे, पीपल विल बी लाइकली का तो मतलब ही सेम है, लाइकली भी संभावना को दिखा रहा है, विल बी जो आगे होने वाला है वो, लाइकली इज MR के साथ लिखा जाएगा तो अकेले नहीं आ सकता है। विल के बाद में लाइक इन रिमेंबर का कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पे पीपल आर लाइकली टू रिमेंबर यू, ये एकदम सही है, इसका मतलब वही है जो विल का होता है। पीपल आर लाइक रिमेंबर नहीं होगा, लाइकली टू रिमेंबर। सो आई एम लाइकली टू डू इट का मतलब है कि मैं ये करने वाला हूं, आई विल डू इट। ठीक है, संभावना को बताता है फ्यूचर की। आगे देखेंगे, ग्रेटा थनबर्ग्स tirade against environmental degradation shocked the world leaders। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लॉन्ग एंड एंग्री स्पीच होगा, या इन्नेट लिबरल ओपिनियन होगा, या डिबेटेबल अकाउंट होगा, या माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होगा। माइन्यूट का मतलब होता है बहुत छोटा। अब आपको ये देखना है कि देखो शॉक किया है लोगों को, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग बेसिकली पूछा गया है, तो क्या मीनिंग होगा जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स। देखो कॉमन सा वर्ड है, काफी बार वन वर्ड में पहले भी आ रखा है। सो टेरेड बेसिकली क्या होता है, एक बहुत लंबी और एंग्री स्पीच जो कि लोगों को शॉक कर दे। ठीक है, सो लॉन्ग एंड एंग्री स्पीच को टेरेड बोल देते हैं, वन वर्ड का क्वेश्चन है कायदे से। ठीक है, आगे देखेंगे, इट वॉज हर। भाई इज MR वॉज वर, ये आपकी लिंकिंग वर्ब होती है, और लिंकिंग वर्ब के बाद में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव के साथ है, नॉमिनेटिव के साथ है, इसीलिए हर्स नहीं होगा,
देम नहीं होगा, हिम नहीं होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, द सडन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज लेड टू अ डिसएरे, डिसएरे बेसिकली देखो सडन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है तो डिसएरे का मीनिंग पूछा है, इल्यूसिव सिचुएशन होगा, पीसफुल ट्रीटी तो देखो बिल्कुल नहीं होगा, अचानक से अगर वॉर हो जाएगा तो सिचुएशन कैसी होगी, डिसऑर्डरली, खराब, बुरी, बेकार। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट्स इजंट इट मेक सेंस टू फाइंड एन एक्सपर्ट। जैसे ही देखा इज के बाद में मेक नहीं आ सकता, इजंट इट मेक नहीं भाई, मेक वर्ब है, अगर वर्ब है तो इसका प्रयोग बेसिकली किसके बाद में कर सकते हैं, वी1 है, वी1 डू डज डिड के बाद आता है या मॉडल्स के बाद आता है। आप देखो यहाँ पे देखोगे इट वर्ब है तो इसके साथ में डू इट तो नहीं लिख सकते, इज इट तो वही बात हो जाएगी, डिड इट पास्ट हो जाएगा, यहाँ पे आर लगा रखा था इसीलिए डजंट इट मेक सेंस टू फाइंड एन एक्सपर्ट। एप्लीकेशंस आर टू बी सेंड टू द स्कूल्स ईमेल आईडी बिफोर 30th जून। देखो 30 जून से पहले एप्लीकेशंस को सेंड करने की बात कही गई है। ठीक है, सबसे पहले तो पैसिव सेंस है क्योंकि एप्लीकेशंस को सेंड किया जाएगा, ये सेंड नहीं करेंगे, तो सबसे पहले विल बी सेंड नहीं लिख सकते हैं क्योंकि बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, गलत हो गया। इज सेंडिंग का मतलब है एप्लीकेशन किसी चीज को सेंड कर रहा है, ये गलत हो गया। वुड के बाद में बी आ गया लेकिन सेंड आपकी वी1 है, ये गलत हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट इज दी करेक्ट आंसर क्योंकि पैसिव सेंटेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट आएगी। भाई बाकी आप जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं मेरे से, वैसे अगर आप सारे सब्जेक्ट हमारे पूरी एक्सपर्ट टीम से पढ़ना चाहते हैं तो आरजी विक्रमजीत ऐप पे ये हमारा कॉम्बो बैच है, बड़ा बेहतरीन सा, बड़ा शानदार सा एक बैच है। इसमें सारे टीचर्स आपको बड़े डेडिकेशन के साथ में पढ़ाते हैं, विक्रम सर रीजनिंग, आदित्य सर मैथ्स, मैं इंग्लिश, और बाकी हमारी पूरी टीम जीके जीएस आपको पढ़ाती है। सिर्फ 2699 रुपए की फी में आप लाइफ टाइम 2 साल की वैलिडिटी के साथ में ये बैच परचेज कर सकते हैं। और इस बैच में भाई आपको सॉलिड कंटेंट मिलेगा, बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, ये बाकी जो बच्चे इंग्लिश स्पेशल बैच चाहते हैं तो इंग्लिश स्पेशल रैंकर्स बैच होता है जो कि लाइव बैच है। इसके अलावा इंग्लिश स्पेशल का ये रिकॉर्डेड बैच भी होता है, वीओडी बैच, जो कि अक्सर करके टॉपर्स का फेवरेट रहा है आपका। तो टॉपर्स फेवरेट बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो इंग्लिश रिकॉर्डेड बैच जरूर ज्वाइन करें, बेहतरीन कंटेंट, सॉलिड कंटेंट है आपका, सिर्फ 699 रुपए की फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिल जाती है। और ये बैच ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना है आरजी विक्रमजीत ऐप। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका जो क्वेश्चन है दैट इज द पेंटिंग लुक गुड इन दिस रूम। देखो भाई जैसे आपने देखा पेंटिंग सिंगुलर है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती है, इसका मतलब ये तो गलत है। लुकिंग डायरेक्ट आईएनजी वर्ब है, ये कभी नहीं आ सकती है। ठीक है, दिस लगा रखा है तो यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि वर्ब आपकी पास्ट की नहीं आनी चाहिए, प्रेजेंट की आनी चाहिए। हैव अगर आपका लगाया है तो इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हम कह सकते हैं सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, ही लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ अ माइटी रिवर broad and deep that have always silently rolling। देखो हैव के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए ये जो गिवन है वो गलत है। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये आपका कॉमा लगा रखा है, जब भी ये कॉमा लगता है तो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज आया करती है, और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में कभी भी आपको दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं करना है। दैट वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अब वॉट भी कभी नहीं आ सकता क्योंकि वॉट भी नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में यूज नहीं होता है, दो ऑप्शन आपके हो गए। अब जैसे ही देखोगे आप, ही लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ अ माइटी रिवर, एक है तो वर्ब का प्रयोग तो वैसे ही नहीं करोगे, तो डी ऑप्शन आपका वैसे ही गलत हो गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, हिज फ्लाइट डिपार्ट्स इन 5 PM। जैसे ही देखोगे भाई ये तो आपका एग्जैक्ट टाइम है, वॉच के एग्जैक्ट टाइम को दिखाने के लिए प्रपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है, ना कि इनका। जब भी हम क्लॉक टाइम की बात करते हैं तो एट प्रपोजिशन आता है। आई गिव माई बेस्ट ड्रेस टू हर ऑन कंडीशन दैट सी रिटर्न। अब अगर एक कंडीशन है तो सी के साथ में रिटर्न नहीं, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म रिटर्न आना चाहिए, तो आप आसानी से कह सकते हो कि ये ऑप्शन जो गिवन था वो तो गलत है। अच्छा देखो ऑन द कंडीशन है, ऑन द कंडीशंस है, ऑन द कंडीशन है और ऑन कंडीशन है। अब आपको ये देखना है, सबसे पहली बात है आई गेव है यानी कि पास्ट की बात चल रही है। अगर पास्ट की बात है तो देखो सी रिटर्न है, ये गलत हो जाएगा। पहले आप दोगे या पहले कोई वापस कर देगा, पहले आप दोगे उसके बाद वापस करेगा, यहाँ पे पास्ट का परफेक्ट है, इसका मतलब है ये भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आगे
भाई अगर कंडीशन की बात करनी है, कंडीशन ये है कि उसको वापस करनी पड़ेगी। अगर मैं ये कहूं कि मैं आपको ये सामान दे सकता हूं लेकिन कंडीशन ये है यू विल रिटर्न इट, यही तो कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे आपका क्या लगा रखा है, एक में वुड लगा रखा है, एक में रिटर्न लगा रखा है, तो वुड के साथ में V1 लगा रखा है, एक में V2 लगा रखा है, कौन सा आपका करेक्ट आंसर? ठीक है। अब जैसे मैं अभी ये कहूं कि अगर प्रेजेंट में हम इस सेंटेंस को एक बार पढ़ के देखें, मैं आपको अपनी बुक दे सकता हूं लेकिन इस कंडीशन पे दूंगा कि आप पढ़ के रिटर्न करोगे या फिर आप पढ़ के रिटर्न करते हो। आप कहोगे सर सेल विल का प्रयोग होगा, क्योंकि ना यहाँ पे इफ कंजंक्शन नहीं, कंजंक्शन आपका क्या है दैट। जब कंजंक्शन आपका इफ होता है, व्हेन होता है, वहां पे सेल विल या वुड नहीं आते, यहाँ पे वुड आपका आ सकता है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने नॉर्मल दैट कंजंक्शन में V2 लगा दिया, ये तो फैक्ट हो जाएगा, फैक्ट नहीं चाहिए हमें एक कंडीशन की बात करनी है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, द बॉय वॉच्ड अ साई-फाई मूवी इन द ल्यू ऑफ प्लेइंग इन द गेम जोन। इन द ल्यू का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, ठीक है, तो इन दी ल्यू नहीं होता है, इन ल्यू ऑफ होता है पहली बात तो इन ल्यू ऑफ होता है, तो ये तो गलत हो गया, ओ डबल एफ वाला नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑफ के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है। सो इन ल्यू नहीं होता है, ना कि ऑन ल्यू, तो ऑन वाला गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, इन ल्यू ऑफ यानी कि इन प्लेस ऑफ, ठीक है। आगे, द नोबल हाईलाइट्स द प्लेस ऑफ द इंडेंजर्ड स्पेसीज इन द रेन फॉरेस्ट। जैसे आप देखोगे, जैसे ही देखा द प्लेस ऑफ इंडेंजर्ड, नहीं भाई प्लेस नहीं, उनकी जो दुविधा है उसको, और लोगों की जो दुविधा होती है उसको बेसिकली प्लाइट बोलते हैं, ना कि आपका प्लेस, ठीक है। आगे देखेंगे, बाकी पोजीशन, प्रोवेस, प्रोवेस का मतलब शक्ति है, जो इंडेंजर्ड है उनमें शक्ति वगैरह का है, पर्सपेक्टिव भी नहीं, तो प्लाइट यानी कि दुख, दर्द, पीड़ा। आगे, माई एंटायर फैमिली लेफ्ट मी इन द लर्च when I went to them after I divorced my husband। देखो, माई एंटायर फैमिली, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया, ठीक है। लेफ्ट मी इन द लर्च का मतलब होता है किसी को बेसहारा छोड़ देना। अब यहाँ पे देखेंगे, अटेम्प्टेड टू हरास मी, नहीं भाई। ब्लेम्ड ओनली मी फॉर माई फेलियर, नहीं। रिफ्यूज टू हेल्प मी इन माई डिस्ट्रेस, सही है, बेसहारा छोड़ दिया, ठीक है। स्कॉन्ड मी फॉर कमिटिंग मिस्टेक, ना, तो बेसहारा छोड़ देना। आगे, इट इज अ हाई पे जॉब, पहले भाई हाई पे नहीं होता है, आप ये कहोगे हाई पेइंग, ठीक है। या तो जैसे ये जो जॉब है ये आपको बेसिकली क्या करती है, जॉब को पैसा दिया जाता है या जॉब पैसा देती है? आप कहोगे सर जॉब पैसा देती है, देती है तो एक्टिव सेंस है, एक्टिव सेंस है तो एक्टिव पार्टिसिपल आएगा, तो हाई पेइंग जॉब हो जाएगा, ना कि हाई पे जॉब, ठीक है। तो हाई पे। अब आपको जो डाउट आ सकता है वो हाई पेड में आ सकता है। भाई पेड तब आता जब जॉब को मिलता। अगर हम किसी एम्प्लॉय की बात करें, सो ही इज अ हाई पेड एम्प्लॉय कहेंगे, ना कि हाई पेइंग, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। मैनी अ विमेन, भाई मैनी ए के साथ में सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, तो मैनी अ विमेन गलत हो जाएगा, तो नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन है ही नहीं। अ के साथ में ये आ गया, वर्क्स आ गया, सही लग रहा है। अ के साथ में प्लूरल है, गलत हो गया। अ के साथ में प्लूरल है, गलत हो गया। वर्कड आपका बेसिकली पास्ट की फॉर्म होगी। अब आप कहोगे कि सर पास्ट क्यों नहीं लगा सकते, ओरिजिनल में क्या था भाई, प्रेजेंट था, अगर प्रेजेंट था तो चेंज, मतलब टेंस चेंज नहीं करना, इसीलिए ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मैनी ए के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है। आगे देखेंगे, ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट वेल। भाई ध्यान देंगे मेरे भाई, ये जो वेल है ये आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पे ही इज वेल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वाइट और ऑलमोस्ट दोनों एक साथ नहीं आते हैं। इस क्वाइट का प्रयोग एक तो ऑलरेडी के साथ में, सॉरी ऑल राइट के साथ में नहीं करता, क्वाइट ऑल राइट लिख देते हैं लेकिन वो गलत होता है। दूसरा, क्वाइट और ऑलमोस्ट दोनों एक साथ में नहीं आते हैं। जैसे ही आप इसको देखोगे तो ऑलमोस्ट क्वाइटली तो गलत हो जाएगा। दूसरा ये भी ध्यान रखेंगे, एक तो होता है ये QUIET, ये आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है शांत। एक आपका होता है QUITE, ये आपका एडवर्ब होता है, इसका मतलब वही होता है जो वेरी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्योंकि क्वाइट और वेरी भी एक साथ में गलत हो जाएंगे, क्वाइट के साथ में ना तो ऑलमोस्ट आएगा ना वेरी आएगा, इसका ध्यान रखेंगे। तो वेरी क्वाइट भी गलत है, ये क्वाइट एडजेक्टिव है तो ये वैसे गलत है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, द रिवॉल्ट ऑफ द लेबरर्स विल बी कंसिडर्ड एज एन एपॉच इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। एपॉच बेसिकली क्या होता है, एक एरा होता है बड़ा,
ठीक है, एक बड़ा पीरियड, ठीक है। सो आप क्या कह सकते हो, इंपोर्टेंट पीरियड, इंपोर्टेंट पीरियड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला। आगे बढ़ने से पहले भाई आपको बता दूं, अगर आप सीजीएल मेंस 2024 का पेपर देने वाले हैं, सीजीएल प्री का पेपर आप देने वाले हैं, तो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी सीजीएल मेंस का बैच। भाई सॉलिड कंटेंट, बेहतरीन बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के साथ में सिर्फ 999 रुपए की फी में ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। खतरनाक कंटेंट मिलेगा, बेहतरीन आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, जबरदस्त तरीके से चीजें आपकी चलेंगी। सो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें और आज ही ज्वाइन करें सीजीएल मेंस 2024 इंग्लिश स्पेशल बैच। बाकी इसका कॉम्बो स्पेशल बैच भी आपका अवेलेबल होता है हमारे ऐप पे, तो आप कॉम्बो स्पेशल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिकली क्या मिलता है, सारे सब्जेक्ट एक साथ मिल जाते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। ठीक है, बढ़ाएंगे भाई अगले क्वेश्चन पे। I had to write a letter of mistake to my father for the blunder I made। अब देखो, ब्लंडर, गलती करिए, गलती के लिए ना लेटर ऑफ मिस्टेक नहीं लिखा जाता है, उसके लिए माफी पत्र लिखा जाता है, जिसको लेटर ऑफ अपॉलॉजी बोलते हैं। ग्रेटिट्यूड यानी कि आप अपना थैंक, मतलब आप शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। सरकमस्टांस, जो भी परिस्थितियां होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मिस्टेक की बात है तो अपॉलॉजी का लेटर होगा। अपॉलॉजी यानी कि आप माफी। आगे देखेंगे, अ न्यूअर मोर इफेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम वाज इंस्टॉल्ड इन प्लेस ऑफ द ऑब्सोलेट वन। अब ऑब्सोलेट का पूछा है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ऑब्सोलेट होता है आउट ऑफ यूज। अगर आउट ऑफ यूज की बात करें तो गिवन ऑप्शंस में से एडवांस्ड हो गया, करंट हो गया, मॉडर्न हो गया, तीनों एंटोनिम में आएंगे। जो करेक्ट सिनोनिम की कैटेगरी में आएगा दैट इज आउटडेटेड। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई, तो अगला आपका क्वेश्चन है, सी वॉज थिंकिंग एट द फन दे हैड। अब थिंकिंग एट नहीं होता है, थिंकिंग अबाउट समथिंग होता है, ठीक है। सो सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वैसे भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब थिंक आता है तो जनरली अबाउट प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है, ध्यान देंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, ही टेक्स ऑलवेज हिज डॉग फॉर अ वॉक। सबसे पहले मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि कभी भी एडवर्ब का प्रयोग एक वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं किया जा सकता है। और ऑलवेज आपकी इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब है, जिसकी पोजीशन मेन वर्ब से पहले होती है। तो हिज डॉग फॉर अ वॉक ऑलवेज नहीं होगा, ठीक है। तो टेक्स को यहां नहीं रखेंगे क्योंकि यहां नहीं है, तो ऑलवेज को पहले रखा, फिर टेक्स लिखा, फिर आपका हिज डॉग फॉर अ वॉक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज की पोजीशन कहां पे होती है, ये मैंने पोजीशन पढ़ाता हूं मैं हमेशा। जब भी मैं किसी भी बैच में एडवर्ब की क्लास लेता हूं तो पहली क्लास में सिर्फ और सिर्फ कौन सा एडवर्ब किस पोजीशन में जा सकता है, क्या उसका फंक्शन होता है, यही पढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ाई होगा। मिस्टर लक्ष्मी, नॉट मिस्टर, मिसेज लक्ष्मीज परचेजेस एड अराउंड टू, और फिर आगे एक अमाउंट दे रखा है। देखो भाई, ये भी आपका वर्ब, मतलब फ्रेजल वर्ब पे बेस्ड है। देखो, एड फ्रॉम टू नहीं होता है, एड आउट टू नहीं होता है, हम कह रहे होते हैं एड अप टू, यानी कि कितने तक एड अप हो जाता है। एड अप होने का मतलब है चीजों का आगे बढ़ना। सो एड अप टू लिखना हमें पड़ेगा, ठीक है। सो एड अप टू हो गया। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, दे आर लिविंग। अब देखो, एड अप क्यों हुआ है, फ्रेजल वर्ब आपको नहीं पता हो तो कैसे होगा। अगर चीजें ऐड होंगी तो बढ़ेंगी, और इंक्रीज को दिखाने के लिए हम कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, अप का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अगला आपका है, दे आर लिविंग देयर कोट्स देयर। जैसे आपने देखा, दे आर लिविंग देयर कोट्स, भाई कोट्स नाउन है, नाउन के पहले कौन सा वाला देयर आता है, THEIR वाला। तो आप कहोगे देयर नहीं होगा, देयर नहीं होगा, ये वाला देयर आपका, ठीक है। अच्छा, लास्ट में ये वाला देयर आएगा, एट प्लेस वाला, तो दे आर लिविंग देयर कोट्स देयर, तो यहाँ पे ये वाला देयर, तो सी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, ठीक है, अफेक्टेड देयर कैपेसिटी टू इनोवेट, ये इसके लिए पूछा गया है। अब एक बार पूरे सेंटेंस को देखना ही पड़ेगा। एम्प्लॉयर्स इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट, यानी कि एम्प्लॉयर्स रिपोर्ट कर रहे हैं दैट अ लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज अ मेजर एंड इंक्रीजिंग बॉटलनेक। बॉटलनेक होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपकी किसी प्रोग्रेस में बाधा बनती है, फॉर देयर ऑपरेशंस अफेक्टेड। अब देखो, जैसे ही आपको अगर बताना है ना, यहाँ पे वर्ब की जरूरत ही नहीं है, ईडी फॉर्म तो आपका वर्ब का काम कर रही है। दूसरी बात यह है कि ये जो लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स है, ये कुछ कर रही है। लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स पे फर्क नहीं पड़ रहा है, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स जो है अफेक्ट कर रही है। कर रही है तो हमें एक्टिव पार्टिसिपल चाहिए, और एक्टिव पार्टिसिपल के सेंस में हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना होता है, ना कि थर्ड फॉर्म का। तो पहली बात तो वर्ब चाहिए और आईएनजी फॉर्म में चाहिए, यानी कि पार्टिसिपल की, क्योंकि हमें जरूरत है। तो इफेक्ट आपका नहीं होगा, इफेक्टिंग आपका नहीं होगा, अफेक्ट आपका नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, अफेक्टिंग देयर कैपेसिटी। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल की जरूरत है, एक्टिव पार्टिसिपल जिसको हम बोल देते हैं। अगला आपका, द क्लैमर डिस्ट्रैक्टेड द प्रीस्ट एंड मेड हिम एंग्री। अब क्लैमर का मतलब होता है किसी चीज के लिए जोर शोर से डिमांड जो कर रहे होते हैं लोग, ठीक है। सो लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू थिंग्स, ह्यूमरस डिसेप्शन और नैरो माइंडेडनेस। पहली बात तो नैरो माइंडेडनेस नहीं होगा, ह्यूमरस डिसेप्शन नहीं होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू थिंग्स नहीं होगा,
लाउड एंड कंफ्यूज नोज, जब चीख चिल्ला के स्ट्राइक करके लोग कुछ मांगते हैं तो उसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, क्लैमर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, क्लैमर बोलते हैं। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, द गर्ल विच इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई सिस्टर। अब देखो गर्ल तो भाई लड़की है, लड़की है तो विच नहीं, आपका क्या आना चाहिए, हु आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे विच है, यहाँ पे विच है, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। हु वियर नहीं हो सकता है क्योंकि एक लड़की की बात है तो वियर्स होना चाहिए था, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, ऑल्दो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, आई एम डिटरमिन्ड टू फिनिश इट ऑल बाय द एंड ऑफ द डे सो दैट आई कैन एंजॉय माय वीकेंड नॉट हैविंग एनी इमिनेंट ड्यू डेट्स। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे। ऑल्दो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, यानी कि बेशक मेरे पास में बहुत सारा काम करने को है, ध्यान रखेंगे। ऑल्दो के साथ में अक्सर करके बट लगा के एरर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं है। आई एम डिटरमिन्ड टू फिनिश इट ऑल बाय द एंड ऑफ द डे, लेकिन मैं डिटरमिन्ड हूं कि मैं आज इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा बाय द एंड ऑफ द डे, यानी कि आज का दिन खत्म होने तक। सो दैट, जिससे कि आई कैन एंजॉय माई वीकेंड, मैं अपने वीकेंड को एंजॉय कर पाऊंगा और बिना सोचे कि भाई डेट आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो ये सेंटेंस का सेंस ये है कि देखो आज फिनिश कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा वीकेंड बढ़िया निकलेगा, मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई ड्यू डेट आ गई है। ठीक है, सो हमें ऐसे केस में, क्योंकि मैं कहना चाह रहा हूं बिना सोचे, बिना सोचे यानी कि विदाउट थिंकिंग या विदाउट हैविंग एनी इमिनेंट डेट कह सकते हैं। अब देखो इमिनेंट का मतलब होता है इम्पेंडिंग, तो नो पेंडिंग रिजर्वेशन हो नहीं सकता, इम्पेंडिंग होता तो हो सकता था। ठीक है, विदाउट एनी लूमिंग डेडलाइन ये हो सकता है, लूमिंग का मतलब होता है कोई चीज जो ऊपर मंडरा रही हो। ठीक है, इसके अलावा नॉट लिविंग एनी वर्क इनकम्प्लीट नहीं होगा, नॉट विथ तो होगा नहीं, विदाउट लिखना होता है, नॉट विथ नहीं लिखते। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, ही आस्क्ड हिज फादर व्हेन वुड कम द नेक्स्ट लेटर। अब देखो पहली बात तो ये है कि जब भी ये WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं तो ये कंजंक्शन का काम करते हैं, और ये ऐसे केस में आपका असर्टिव स्ट्रक्चर लेते हैं, ना कि इंटरोगेटिव। तो व्हेन अगर बीच में आया तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, आपका सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो अब जैसे देखोगे यहाँ पे भी वुड से शुरू कर दिया है, यहाँ पे भी वर्ब से शुरू कर दिया है, सो व्हेन द नेक्स्ट लेटर सब्जेक्ट हो गया, वुड कम आपका सही, ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, इफ यू डू हार्ड वर्क यू विल हैव द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। अब देखो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को इंप्रूव करने का पूछा है, रिक्वायर्ड एक है, एक है डिजायर्ड, एक है गुड रिजल्ट्स, एक है बैड रिजल्ट्स। गुड और बैड तो हटा दीजिए भाई, एक्सपेक्ट जो हम कर रहे हैं इसका मतलब है वो हमारी चाहत है, हम चाहते हैं। ठीक है, यानी कि डिजायर्ड रिजल्ट्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब रिक्वायर्ड में क्या है, रिक्वायर्ड में जिनकी जरूरत है। अब जरूरत और एक्सपेक्टेशन ना अलग चीज है मेरे भाई, जरूरत बहुत कुछ, एक्सपेक्टेशन अलग होती है। जरूरत तो एक सरकारी नौकरी है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम तो मतलब टॉप करेंगे, टॉप करना हमारा डिजायर है, हमारी एक्सपेक्टेशन है। सो एक्सपेक्टेशन और डिजायर सेम होती है, ना कि रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट, है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, देयर वॉज अ नॉइज दैट वॉज वेक मी अप। वॉज है पास्ट की बात है, पास्ट की बात है तो वेक मी अप नहीं होगा। तो वैसे भी वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अच्छा दूसरा देखेंगे, हैज आ गया, पास्ट में हैज कहां से लगा रहे हो भाई, वेक्स आ गया, गलत आ जाएगा। अच्छा डायरेक्ट वोकन अप नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट के जस्ट बाद में V3 नहीं आता है, तो बी ऑप्शन वोक मी अप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, द क्रक्स ऑफ द स्टडी हैज बीन डिलिनेटेड बाय द रिसर्चर। जैसे ही हम बात करेंगे, क्रक्स को पूछा गया, क्रक्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज की समरी एक तरीके से। ठीक है, अब देखेंगे फिक्स्ड लिमिटेशन कोई मतलब नहीं बनता है, एक है कलेक्टेड डाटा कोई मतलब नहीं बनता है, एक है सेंट्रल पॉइंट और एक है रेलेवेंट पार्ट। देखो क्रक्स ऑफ द स्टडी इसका मतलब है कि जो स्टडी का एक तरीके से कही जाए समरी। अब समरी सेंट्रल पॉइंट है या रेलेवेंट पार्ट है, तो आप कहोगे सर सेंट्रल पॉइंट समरी का ज्यादा मेंशन करता है, ना कि रेलेवेंट पार्ट। ठीक है, रेलेवेंट का मतलब है जिसकी रेलेवेंस हो, पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो पॉइंट जो सेंट्रल मुख्य बिंदु है, जो क्रक्स है। ठीक है, सो सेंट्रल पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे बढ़ने से पहले भाई बता दूं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कंप्लीट किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप हमारे आरजी विक्रमजीत ऐप से 3 तरीके के बैचेस आप परचेज कर सकते हैं। पहला आपका जो लाइव बैचेस होते हैं, जिनमें हम फाउंडेशन बैच जिसको बोलते हैं, रैंकर्स बैच के नाम से इंग्लिश स्पेशल बैच आता है, और कॉम्बो बैच आपका कंप्लीट आता है। इंग्लिश स्पेशल बैच 999 रुपए का आपको मिलता है, और कंप्लीट कॉम्बो बैच आपको 2699 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी के साथ में मिला करता है। बाकी एक बैच आपका इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच होता है, जिसको इंग्लिश VOD बैच बोलते हैं। बहुत जबरदस्त बैच होता है, बड़े जबरदस्त कंटेंट के साथ में आपको चीजें उसमें मिल रही होती हैं। इसके अलावा CGL मेंस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मेंस का एक स्पेशल डेडिकेटेड बैच होता है, जिसमें स्पीड में
आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। जैसे कि अभी मैं स्पीड में चल रहा हूं, जिस तरीके से आप देखोगे ऑटोमेटिकली बोलने की स्पीड भी ज्यादा है, आपके क्वेश्चंस कराने की भी स्पीड ज्यादा है। तो ये एक तरीके से मेंस ओरिएंटेड क्लास है। ये उन बच्चों के लिए है जो सिलेबस पूरा कर चुके हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, CHSL के क्वेश्चंस लेटेस्ट जो आए हैं वो लगाना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है दे आर लिविंग देयर कोट्स देयर। अब देखो ये तो अभी जस्ट कराया ही था, तो ये कौन सा वाला था, ये लास्ट वाला ऑप्शन था, ठीक है, रिपीट हो गया गलती से। आगे देखेंगे प्ले कार्ड इज नॉट अलाउड। भाई जैसे ही आप देखोगे प्ले कार्ड नहीं होगा, हम कह रहे हैं कि हमारे घर में या यहाँ पे कार्ड खेलना अलाउड नहीं है। जब भी मैं जीरंड पढ़ाता हूँ या जीरंड इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, मैं डिक्टो यही एग्जाम्पल देता हूँ। ये एग्जाम्पल सीधा का सीधा यही होता है, एग्जैक्ट एग्जाम्पल। बस मैं इन्होंने हियर लिख रखा है और मैं एट माई होम लिख देता हूँ, वहां पे यही एग्जाम्पल आता है। और वहां पे आपको पता ही है कि प्लेइंग कार्ड्स लिखना सही होता है, ना कि प्ले कार्ड्स। का मतलब है कार्ड्स खेलना। आप कहोगे सर प्लेइंग कार्ड क्यों नहीं होगा? बेटा जी आप जब खेलते हो तो एक कार्ड से खेलते हो या एक से ज्यादा से? तो आप कहोगे एक से ज्यादा से खेलते हैं, इसलिए कार्ड आपका गलत हो जाएगा। प्ले V1 का कोई सेंस ही नहीं बनता सेंटेंस में, क्योंकि देखो इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के फॉर्म में बेसिकली आपको क्या चाहिए, ये आपका जीरण चाहिए, इस जीरण का ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, आप में से कुछ बच्चों को लगेगा नहीं सर सब्जेक्ट तो कार्ड है। देखो यहाँ पे एक जो गड़बड़ आप लोग कर सकते हैं वो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। कुछ लोगों को क्या लगेगा इज वर्ब है, इज वर्ब के हिसाब से ये कार्ड्स, ये गलत हो जाएगा, या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि यहाँ पे प्ले लगा रखा है और हमें तो ये नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव चाहिए तो प्ले तो गलत हो जाएगा और बच्चा इसको मार करके चला जाएगा। लेकिन ध्यान देना मेरे भाई, मैंने रामबाण बुक में भी एक सेक्शन डाला स्पेशली अलग से कि कैसे पता करें कि जो आईएनजी फॉर्म है वो हमारा जीरंड है या पार्टिसिपल है। डिफरेंस डालता है इस बात पे। अगर देखो पार्टिसिपल होता तो बेसिकली इसके बारे में डिफाइन कर रहा होता। एक बात बताइएगा, आपके घर में क्या अलाउड नहीं है? यहाँ पर कार्ड्स अलाउड नहीं है या खेलना अलाउड नहीं है? पहली बात, अगर कार्ड्स अलाउड नहीं होते तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए थी, क्योंकि एक कार्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम कार्ड्स की बात पूरे की करेंगे। दूसरी बात, हम कहना ये नहीं चाह रहे कार्ड्स अलाउड नहीं है, कार्ड्स लाके रख दो, कोई क्या कुछ बिगाड़ लेगा? खेलना अलाउड नहीं है, खेलना अलाउड नहीं है तो सब्जेक्ट बेसिकली ये है। और अगर वर्ब को हमें सब्जेक्ट बनाना है तो उसको जीरंड के फॉर्म में लिखना होता है, इसीलिए आपका प्लेइंग जीरंड आपका सब्जेक्ट बन गया। अब यहां भी जीरंड है और यहां भी जीरंड है। अब आप देखोगे ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, क्योंकि देखो जीरंड बना किससे, वर्ब से बना है, और वर्ब अपने आप में ऑब्जेक्ट तो ले ही सकती है। भाई बेशक वो नाउन का काम कर रही है वो बात अलग है, लेकिन अल्टीमेटली उसका फॉर्मेशन है किससे, वर्ब से। वर्ब से फॉर्मेशन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वो बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट ले सकता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या है, कार्ड लिख दिया। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या बिना आर्टिकल के आ सकते हैं? नहीं आ सकते, तो ये गलत हो गया, ये तो पहले से ही गलत था। इसका मतलब है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है सरिता स्पीक्स फ्रेंच बेस्ट। अब देखो जैसे ही आपने देखा बेस्ट लिख रखा है मेरे भाई, सबसे पहले सरिता स्पीक्स फ्रेंच, हाउ कैसे बोलते हैं, एडवर्ब चाहिए। अगर एडवर्ब की हमें जरूरत है, क्या किसी से कंपैरिजन हो रहा है? देयर इज नो कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं है तो वर्स्ट नहीं आएगा, बेटर नहीं आएगा। अब गुड आपका एडजेक्टिव होता है तो क्या हो जाएगा आंसर, वेल इज द करेक्ट आंसर। वेल इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वो अच्छा क्वेश्चन था भाई, प्लेइंग कार्ड्स वाला, ध्यान रखेंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन अपनी क्लास में कराता हूं मैं नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाते टाइम। आई लाइक प्लेड क्रिकेट आफ्टर स्कूल। अब देखो जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखते हो, आई लाइक व्हाट, आई लाइक व्हाट, मुझे पसंद था, क्या पसंद था, खेलना। यानी कि ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए तो या तो इन्फिनिटिव बनता है या जीरेंड बनता है। आप यहाँ पे देखोगे प्ले तो अकेला V1 है। आप देखोगे हैविंग टू प्ले तो बेसिकली आपका परफेक्ट है, परफेक्ट का कोई सेंस नहीं बनता है। प्लेड तो बेसिकली आपका क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कह सकते हो या थर्ड फॉर्म कह सकते हो। प्लेइंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज अ जीरेंड। नेक्स्ट आंसर का देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है योगा में मैनेज पेन एंड हेल्पिंग रिड्यूस स्ट्रेस। योगा में मैनेज पेन, जैसे ही आपने देखा मे वर्ब के बाद में V1 आ रखा है, तो एंड के अगर इधर V1 है तो इधर भी V1 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए मेरे भाई? बिल्कुल आना चाहिए। तो इसका मतलब है हेल्प्ड नहीं होगा और हेल्पिंग जो दे रखा है वो नहीं होगा। अच्छा ध्यान देंगे, हेल्प के साथ में आपके बेसिकली जो दो तीन स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे तो पहली बात तो फॉर की वजह से ये तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हेल्प के बाद में कभी भी V2 तो नहीं लगा सकते हो, ये भी गलत हो जाएगा। हेल्प के बाद में आप 2+V1 लगा सकते हो, हेल्प के बाद में आप V1 लगा सकते हो। हेल्प के बाद में आप इन प्लस वर्ब की ING फॉर्म लगा सकते हो। यहाँ पे देखोगे हेल्प इन ING, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये V1 होता तो ये भी सही आंसर हो सकता था, 2+V1 होता तो वो भी आंसर सही हो सकता था, या ING मतलब सॉरी इन प्रपोजिशन प्लस में ING होता तो वो भी करेक्ट आंसर हो सकता था। इनमें से एक ही मिला, ये आपको दे रखा है। हमने पॉकेट रॉकेट में भी हेल्प वर्ब के साथ में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आपके बन सकते हैं ये पॉइंट दिया है। सारे क्वेश्चन अपने भाई बुक से ही फंसते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, कोई बाहर से नहीं आएगा। रामबाण ले लो, पॉकेट रॉकेट ले लो, सब वहीं से आएगा।
ठीक है, सीजीएल से पहले कम से कम 1 से 2 बार रामबाण और पॉकेट रॉकेट जरूर पढ़ लेना। पॉकेट रॉकेट कंप्लीट रिवीजन है और रामबाण आपकी बेसिकली कंप्लीट थ्योरी की किताब है। नेक्स्ट देखेंगे, वी हैव कैरिड आउट एन सक्सेसफुल रेड। भाई एन तो नहीं आएगा, अब बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा, यहाँ पे सक्सेसफुल के साथ में आर्टिकल की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि रेड आपका बेसिकली क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिना आर्टिकल के नहीं लिखा जाएगा। दीज के साथ में प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे द सक्सेसफुल रेड, बेटा इसको डेफिनेट तो बनाया नहीं है। अगर डेफिनेट है ही नहीं, कौन सी रेड की बात कर रहे हैं, विच रेड आर वी टॉकिंग अबाउट, वी डोंट नो। ठीक है, सो इनडेफिनिट सेंस है, सो आ सक्सेसफुल रेड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, कम ओवर एंड टेक केयर ऑफ हर। हमने कहा कि देखो यहाँ आओ और उसकी केयर करो। ठीक है, सो एक तो है कम थ्रू, एक है कम अक्रॉस, एक है कम इनटू। भाई कम अक्रॉस का मतलब होता है सडनली मिलना। क्या आप ये कह रहे हो कि अचानक से मिलो और उसकी केयर करो, ऐसा करना चाहते हो? अचानक से मिल भी जाओ और उसकी केयर करने लग जाओ आप, समझ रहे हो? तो वो तो नहीं बनेगा सेंस। कम थ्रू, थ्रू तो बेसिकली किसी चीज के अंदर से प्रवेश करने के लिए होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कम इनटू यानी कि किसी को रूम के अंदर वगैरह बुलाने की बात है, नहीं। कम ओवर का मतलब होता है किसी जगह पे विजिट करना, यानी कि नो इंप्रूवमेंट इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, दे अपॉइंटेड हिम एज द मैनेजर। वैसे जनरली अपॉइंट के साथ में एज को ड्रॉप करके चलते हैं, लेकिन ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, एसएससी ने पहले से लगा रखा है, सो वी लिटरली कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना। तो आगे देखेंगे, एन प्रमोशन तो बिल्कुल गलत है, तो इट वॉज ड्यू फॉर अ प्रमोशन लिखना सही है, इसीलिए आर्टिकल ये। आपको सर नेक्स्ट प्रमोशन क्यों नहीं लिख सकते? बेटा जी नेक्स्ट एक एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके साथ आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज प्रमोशन के लिए कुछ तो चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, दे अपॉइंटेड हिम द मैनेजर। अब इट्स नहीं लगा सकते, क्योंकि इस वाले इट्स का मतलब होता है इट इज। यहाँ पे हमें फॉर प्रेपोजिशन के बाद में प्रमोशन नाउन के लिए आर्टिकल की जरूरत है, ना कि सब्जेक्ट और वर्ब की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। भाई ध्यान देंगे, घड़ी में जब टाइम बताते हैं तो बाय योर वॉच आपका फिक्स फ्रेज होता है। सो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, सी डेवलपिंग। भाई सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आईएनजी फॉर्म कभी नहीं आ सकती है, मैंने कई बार आपको बताया है, वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती है। सो सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड ऑल्टीट्यूड, डेवलप्ड भी हो सकता है। सी हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो नहीं हो सकता है सर। हैज बीन डेवलपिंग, सी हैज बीन डेवलपिंग, अगर हैज बीन लिख रहे हैं हम तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा रखा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सामान्यतः या तो पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम मेंशन होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, रोहित इज राइट। अब देखो रोहित इज राइटिंग लिख सकते हैं, लेकिन रोहित इज राइट तो आपका गलत है। रोहित हैज रिटन पॉसिबल है, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये गलत हो जाएगा। रोहित वॉज बींग्स तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, रोहित वॉज राइट वैसे ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, ही हैज ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल यूथ। तो ही हैज ग्रोन, अब देखो ही एक व्यक्ति है, जनरली जो मेल कैटेगरी होती है उनके लिए ब्यूटीफुल का प्रयोग ना करके हम हैंडसम का प्रयोग करते हैं, तो देखो हैंडसम वाले, ये ब्यूटीफुल वाले दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, सो और ग्रोन इनटू आपका सही होता है, ना कि ग्रोन इन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, देखो इनटू क्यों लगाया था, इन क्यों नहीं लगाया था? अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आप मूव कर रहे हैं, एज के फॉर्म में मूव कर रहे हैं, और मूवमेंट को दिखाने के लिए इनटू का प्रयोग होता है, ना कि इनका, इसलिए ट्रांसलेट के साथ में इनटू आता है, ग्रोन के साथ में इनटू आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। जंप इनटू द रिवर बोलते हैं, ना कि इन द रिवर। ठीक है, द इंस्पेक्टर स्माइल आफ्टर ही वॉज, पास्ट की बात चल रही है, अगर पास्ट की बात है तो स्माइल गलत हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया, हैज स्माइल्ड गलत हो जाएगा, वॉज स्माइल्ड इसलिए गलत है क्योंकि पैसिव सेंस नहीं चाहिए। सर जी इंस्पेक्टर को स्माइल किया गया, इंस्पेक्टर खुद स्माइल करेगा, स्माइल करेगा करेगा, इसका मतलब पैसिव नहीं चाहिए, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, वी आर डेकोरेट द, देखो आर के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है, लेकिन वी वन नहीं आ सकती है। यहाँ पे वी वन गिवन है इसलिए गलत है। यहाँ पे देखोगे वी आर डेकोरेट से गलत है, वी आर बीइंग डेकोरेटिंग, बीइंग लगाने का कोई सेंस नहीं है, ऑलरेडी आईएनजी लगा रखी है। बीइंग सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के पैसिव में आता है, अदरवाइज नहीं आता है आपका। वी आर बीइंग डेकोरेट, तो बीइंग के बाद में ये आ रखा है, गलत हो जाएगा, इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, वी आर डेकोरेटिंग द लिविंग रूम एट द मोमेंट। वैसे भी लास्ट में देखोगे एट द मोमेंट लगा रखा है, एट द मोमेंट आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस को दिखाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखाता है, इसीलिए हमने वी आर डेकोरेटिंग इज द करेक्ट आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, मैन अलाउड फॉर ओलंपिक आर्टिस्टिक स्विमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द, ठीक है, द आईओसी, तो मैन को अलाउ किया जा रहा है, हम ये कहना चाह रहे हैं। अब देखो मैन किसी चीज को अलाउ नहीं कर रहे हैं, मैन को अलाउ किया जा रहा है, अगर किया जा रहा है तो मैन आर एलिजिबल, एलिजिबल फॉर बोल सकते हैं। ठीक है,
अब मैन हैव परमिटेड नहीं बोल सकते क्योंकि मैन ये एक्टिव सेंस देगा, एक्टिव सेंस नहीं पैसिव चाहिए। मैन विल अप्रूव नहीं बोल सकते क्योंकि ये भी एक्टिव सेंस है, पैसिव सेंस चाहिए। मैन आर लाइकली फॉर नहीं बोलते हैं, आर एलिजिबल फॉर बोलेंगे, ना कि आपका लाइकली फॉर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। देखो एक चीज आपने नोटिस करी होगी, मैं सेंटेंस में ये मार्क करके देखा, मैंने कहा ये पॉसिबल आंसर है, तो मैंने आंसर मार्क नहीं करा, मैंने पहले तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करा। मैं भी आप ही की तरह इन क्वेश्चंस को पहली बार देख रहा हूँ, मैंने एक भी क्वेश्चन पहले से नहीं देख रखा है इसमें से, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं अप्रोच कर रहा हूँ आपको वैसे ही क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने देखा हुआ है, और मुझे एग्जैक्टली ये भी नहीं पता है कि एसएससी ने इनमें से एक वही आंसर मार्क किया है जो मैं करते जा रहा हूँ, या हो सकता है एसएससी ने गलत। लेकिन एक चीज आपसे मतलब चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जो आंसर मैं मार्क कर रहा हूं वो सही है। हो सकता है अगर एसएससी ने कुछ अलग मार्क करा हो तो उनका गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे आंसर सही हैं। क्योंकि देखो ज्यादातर जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डिबेटेबल होते हैं, जिनमें एसएससी का आंसर में और बच्चों के आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होता है, तो वो हमें पहले से पता चल जाते हैं। बिकॉज बच्चे हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेज देते हैं कि सर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इस आंसर को करें नहीं करें, चैलेंज करें नहीं करें, उसके चक्कर में पता चल जाते हैं। बाकी एक भी क्वेश्चन वैसे नहीं है। तो जिस तरीके से मैं प्रोसीड कर रहा हूँ उस तरीके से आपको एग्जाम में करना चाहिए, और कभी भी जल्दबाजी में आंसर मार्क करके आगे नहीं जाना चाहिए। मैं एक भी क्वेश्चन में नहीं जा रहा हूँ, पहले मैं देखता हूँ, हाँ कोई फिक्स्ड फ्रेज है तो वो तो अलग ही बात है। जैसे कि बाई और वॉच को हमने देखते ही मार्क कर दिया, क्यों? क्योंकि वो फिक्स है, फिक्स है तो मार्क करके आगे बढ़ो, बाकी एलिमिनेट क्यों करने हैं? तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख के कैस तभी स्पीड आपकी आनी चाहिए आएगी भाई। अगला देखेंगे, एज देयर वॉज नो वन टू लुक थ्रू द ऑर्फन ही हैड टू टेक रिफ्यूज इन द ऑर्फनेज। भाई देखो लुक आफ्टर होता है ना कि लुक थ्रू। लुक थ्रू तो बेसिकली किसी के अंदर से देखना होता है, सो लुक आफ्टर बेसिकली किसी का ख्याल रखना, किसी की केयर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आई कैन नॉट गो आउट टुनाइट बिकॉज आई विल प्रिपेयरिंग ऑफ माई इंटरव्यू टुमारो। जैसे ही आप सेंटेंस को देखते हो विल प्रिपेयरिंग तो वैसे ही गलत हो जाता है, ठीक है। और आई कैन नॉट गो, और टुमारो की बात है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो आई विल हैव प्रिपेयर तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है। हैव टू प्रिपेयर हो सकता है क्योंकि हैव टू बेसिकली किसको दिखाता है, आपके ऑब्लिगेशन को दिखाता है। आगे देखेंगे, हैव बीन प्रिपेयर नहीं हो सकता है, आई हैड टू प्रिपेयर नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर की बात चल रही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इवन दो सी इज अ सेलिब्रिटी सी डज नॉट ड्रॉ एनी अटेंशन टुवर्ड्स हरसेल्फ। जैसे ही हम देख कह रहे हैं कि डज नॉट ड्रॉ एनी अटेंशन टुवर्ड्स हरसेल्फ, यानी कि अपनी तरफ वो कोई भी अटेंशन नहीं चाहती है, ठीक है। इसका मतलब है बेसिकली कीप्स हॉट अंडर द कॉलर, keeps a low profile, keeps up with the Joneses, is hard to come by। देखो जैसे आपने देखा कि वो पब्लिक में नहीं आती है, नहीं आती है तो लो प्रोफाइल रखती है, यानी कि हाई प्रोफाइल नहीं बनना चाह रही है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, इफ इट इज सनी टुमारो वी गो फॉर अ पिकनिक। अगर देखो टुमारो की बात है, प्रिडिक्टिव कंडीशनल है आपका, यानी कि फर्स्ट कंडीशनल की हम बात कर रहे हैं। अगर इधर प्रेजेंट है तो उधर सेल विल या आपका मे आ जाता है, तो आप देखोगे विल वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन से जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इंग्लिश रामबाण इंग्लिश की एक बहुत खूबसूरत सी, एक बहुत बेहतरीन सी किताब है, आप इसको जरूर मंगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वोकैब संजीवनी आपकी वोकैब के लिए रैपिड तरीके से वोकैब की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 4000 क्वेश्चन सिर्फ 110 रुपए में आपको वोकैब प्रैक्टिस बुक मिल सकती है। बाकी आपकी सीजीएल वॉरियर बहुत अच्छी किताब है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए लेटेस्ट मिल जाएंगे एसएससी सीजीएल के। देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन, देयर इज एन ओल्ड राइवलरी बिटवीन द थ्री। थ्री की बात कर रहे हैं, तीन की बात है तो अमंग का प्रयोग किया जाएगा, ना कि बिटवीन का, ठीक है। सो इन द थ्री नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा तो अमंग आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, आई कंसीडर दैट एवरी मैटर मस्ट बी कंसीडर्ड इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। भाई फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ना कि इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो जैसे ऑन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, फ्रॉम होगा। फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हम अक्सर करके बोलते हैं फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, वंस बिटन थ्राइस साई नहीं होता है, ट्वाइस साई होता है। ये आपका फिक्स फ्रेजेस होते हैं, इनमें ऑप्शंस एलिमिनेट करने की जरूरत भी नहीं है। सी फिनिश्ड हर क्विकली ब्रेकफास्ट, नहीं भाई ध्यान देंगे कि ये आपका डिटर्मिनर है, ब्रेकफास्ट आपका नाउन है, इनके बीच में एडवर्ब नहीं आएगा। सी फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट हाउ, यानी क्विकली। एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग बाद में किया जाता है ऑब्जेक्ट के। सो सी फिनिश्ड, तो हर फिनिश्ड नहीं होगा, फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट क्विकली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, राइटिंग कैन इंस्टिल अ नंबर ऑफ इमोशंस एज इन अ रीडर, ठीक है। तो देखो एज इन का कोई मतलब ही नहीं है, विद इन अ रीडर हम कह सकते हैं, एक रीडर के अंदर की बात कर रहे हैं, सो विद इन अ रीडर। इंस्टीड नहीं आएगा, इंस्टीड ऑफ तो बेसिकली आपका के स्थान पर आता है, अंटिल नहीं आएगा, अमंग नहीं आएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, महिमा इज एज स्मार्ट एज शिल्पी। महिमा उतनी ही अच्छा, स्मार्टर दे रखा है, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करा जाता है, इसीलिए आप क्या कह दोगे सर, एज स्मार्ट एज दी करेक्ट आंसर, ठीक है।
अब आप में से किसी को लग सकता है सर मोर स्मार्ट बेटा जी एज के साथ नहीं देन के साथ आता। आप मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन एसएससी दे देता, यहाँ पे देन लगा देता, आप कौन सा ऑप्शन मार्क करते, देन वाला या एज वाला? तो मैं आपको बता देता हूँ, ओरिजिनली एज एज का पेयर था, आपको उसी पेयर को करेक्ट करने की जरूरत है, ना कि उसको कंपैरेटिव में बदलने की। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल गेट्स फॉर्च्यून्स वाज बेक्विज्ड फॉर द ओल्ड एज होम। देखो बेक्विज्ड का मतलब होता है किसी चीज को विल में, यानी कि आपकी जो किसी की डेथ के बाद में जो प्रॉपर्टी होती है उसको किसको जाती है, तो बेसिकली विल अपनी दिखना और विल लिख के किसी को प्रॉपर्टी वगैरह दे देना। अब बेसिकली उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसको दी गई, तो ओल्ड एज होम के लिए दी जा रही है, इसकी बात कर रहे हैं हम। जैसे ही आप कहते हो कि ओल्ड एज होम, उसका क्या बन जाता है, प्रॉपर्टी का रेसिपिएंट बन जाता है, रिसीवर बन जाता है। और किसी भी चीज के रिसीवर को दिखाने के लिए हम प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, तो बी ऑप्शन टू द ओल्ड एज होम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विथ नहीं होगा, बाई नहीं होगा, इनटू नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, ही नेवर टॉक्स द ट्रुथ। मेरे भाई ट्रुथ आपका बोला जाता है, उसकी बात नहीं की जाती है, सो ही नेवर स्पीक्स द ट्रुथ। ये आपका फिक्स फ्रेजेस होते हैं, कॉलोकेशंस इनको बोला जाता है। ये आपकी इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, प्रोफेसर सिंह इज नॉट इन द ऑफिस टुडे। प्रोफेसर सिंह जो है वो ऑफिस में आज नहीं है। आई आस्क यू ट्राई कॉल हिम टुमारो। अब देखो एक बार ऑप्शन देखेंगे, पहले तो आस्क वर्ब दे रखी है, आस्क वर्ब के बाद में यू आ गया। अगर देखो आस्क वर्ब के साथ में आप देखोगे तो इसको हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए। आस्क वर्ब ऐसी होती है जो ट्रांजिटिव होती है, आस्क समबडी होता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल भी देखें, यू ट्राई अगर लिख रखा है आपने, तो ट्राई के बाद में V1 डायरेक्ट नहीं आ सकता है, तो कॉल आपका वैसे ही गलत हो जाएगा, ट्राई कॉलिंग हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए आप अगर इसको ऐसे मान लें कि आस्क आपकी वर्ब है, दैट यहाँ पे कंजंक्शन हिडन है, आप ध्यान देंगे, अगर दैट कंजंक्शन और जो वर्ब आ रखी है उसके बीच में अगर कोई शब्द ना हो तो अक्सर करके दैट कंजंक्शन को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये अगली क्लॉज का सब्जेक्ट हो जाएगा और ये ट्राई वर्ब हो जाएगी। और क्योंकि आस्क वर्ब के साथ में जब दैट क्लॉज आती है, या सजेस्ट वर्ब के साथ में जब दैट क्लॉज आती है, या फिर आपका प्रपोज्ड वर्ब के साथ में जब आ जाती है, यानी जितनी भी ऐसी वर्ब है, डिमांड हो गई, आस्क हो गई, प्रपोज हो गई, ठीक है, जो कुछ मांगती हैं, जो कुछ डिमांड कर रही हैं, अगर उनके साथ में आपकी दैट क्लॉज आ जाती है तो उसमें सब्जंक्टिव मूड लग जाता है। और सब्जंक्टिव मूड में क्या होता है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर शुड प्लस V1 यूज की जाती है। तो यहाँ पे शुड प्लस V1 या फर्स्ट फॉर्म तो चाहिए, लेकिन ट्राई के साथ में V1 लगाना गलत है, इसीलिए गिवन ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे, अब यहां तो आस्क्ड लिख दिया, अगर आस्क्ड जैसे ही लिख देते हैं तो ये तो पास्ट की बात हो गई, और वो तो आज नहीं है ऑफिस में, और हम कह रहे हैं कल कॉल करनी है, तो पास्ट की बात तो वैसे ही गलत हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आई एम सजेस्टिंग अगर आपने लिख दिया है, तो आपने देखो अगर यू को आप ऑब्जेक्ट मानते हो तो सजेस्ट वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट आएगा कभी, बीच में टू लगाने की जरूरत होती है, तो इसका मतलब है ये तो वैसे ही गलत हो गया। अगर आप इसको मानते हो कि सर यहाँ की तरह मान लें कि दैट, इसको हिडन मान लें, अगर सर दैट हिडन मान लिया तो ये कंजंक्शन है, तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आईएनजी वर्ब नहीं आ सकते, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। अगर सी ऑप्शन की बात करें तो आस्क को अगर आपने वर्ब मान लिया, तो आपने कहा कि सर यू हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, आस्क यू, ठीक बात है, अगर यू ऑब्जेक्ट है तो आगे टू प्लस V1 आपका इन्फिनेटिव हो गया, लेकिन ट्राई के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म तो लग ही नहीं सकती, तो ये वैसे ही गलत हो गया। चाहे आप इसको सब्जेक्ट मानो या ऑब्जेक्ट मानो, ये तो गलत हो ही जाएगा। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की, सजेस्ट यू ट्राई कॉलिंग। सजेस्ट आपकी क्या है, वर्ब है यहाँ पे, सो आई सजेस्ट। अब देखो सजेस्ट वर्ब के बाद में अगर आप यू को ऑब्जेक्ट मानते हो तो बीच में टू आना चाहिए था, टू बीच में नहीं है, तो हमें इसको क्या मानना पड़ेगा, सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। तो यू आपका सब्जेक्ट है, यू अगर सब्जेक्ट है इसका मतलब है यहाँ से दैट कंजंक्शन आपका हिडन है, उसको ड्रॉप कर रखा है। ठीक है मेरे भाई, अगर दैट कंजंक्शन को ड्रॉप कर रखा है तो दैट हमने मान लिया यहाँ पे। अब सजेस्ट वर्ब के साथ में अगर दैट क्लॉज आ जाए, जितनी भी ऐसी वर्ब हैं जो बेसिकली किसी चीज की डिमांड को एक्सप्रेस करती हैं, जो बेसिकली किसी चीज की रिक्वायरमेंट को दिखाती हैं, उन सब के साथ में हमें क्या लगाना होता है, सब्जंक्टिव मूड आता है। सब्जंक्टिव मूड में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करा जाता है या शुड प्लस V1 का। ये मूड चैप्टर में मैं आपको बड़े डिटेल में पढ़ाता हूँ, अच्छे से पढ़ाता हूँ। ठीक है, और ये वाली बात भी मैं मूड चैप्टर में आपको बताता हूँ कि सजेस्ट के बाद में सजेस्ट टू समबडी होता है, ना कि सजेस्ट समबडी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सजेस्ट आपका यहाँ पे क्या है, वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है और दैट आपका कंजंक्शन हिडन है। देखो वर्ब के और अगले ये जो दैट कंजंक्शन है इसके बीच में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है, तो हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे हम अक्सर कह देते हैं ना, आई थिंक यू आर रॉन्ग, आई थिंक आपका आगे की वर्ब होगी, दैट आपका बीच में से हिडन है, यू आर रॉन्ग। आप ये भी कह सकते हैं आई थिंक दैट यू आर रॉन्ग, या आई थिंक यू आर रॉन्ग, दैट को हटा भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं आई टोल्ड हिम यू आर रॉन्ग, तो इसका मतलब ये गलत है, आप फिर हमें दैट लगाना पड़ेगा।
मैंने उसे बताया था कि आप गलत हो, आई टोल्ड हिम दैट यू आर रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि हमें ध्यान रखना चाहिए मेरे भाई ऐसे सेंटेंसेज में, हमेशा और हमेशा के लिए ये बात बता रहा हूं मैं आपको, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया था, क्या बताया था कि आप गलत हो, ठीक है। तो यहाँ पे यू वर लगा देना अगर टेंस को चेंज करना चाह रहे हैं, बाकी अगर सिचुएशन सेम रहती है तो आर भी सही हो जाता है। तो अगर हम हिम बीच में लगा दिया है तो दैट लगाना पड़ेगा, दैट को हटा नहीं सकते। तो वर्ब के और दैट के बीच में अगर कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाए तो दैट जरूरी होता है। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो दैट हट सकता है, तो दैट यहाँ पे कंजंक्शन रहा होगा, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट है, सब्जंक्टिव मूड है, तो आपका V1 डायरेक्ट लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ट्राई के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म खूब प्रयोग करी जाती है, इसका मतलब ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत डिटेल में आपको इसको मैंने एक्सप्लेन करा है, ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द स्मॉल साइज ऑफ द स्टोर मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू स्टॉक ऑल द आइटम्स। जैसे आप देखोगे, देखो पहली बात तो ये है कि आप इस सेंटेंस को देखो, जनरल सेंटेंस है और स्मॉल साइज की बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब मेक्स आपकी सही हो सकती है। अब देखो एक बार देख लेते हैं, अब मेक वर्ब जब भी आती है और इसके आगे अगर एडजेक्टिव लगा रखा हो, सो मेक समथिंग और उसके आगे फिर इट आपको लगाना पड़ता है। जैसे कि मेक इट इम्पॉसिबल, कोई भी चीज, ठीक है, लाइक मैंने कहा कि इस, लाइक हम पॉकेट रॉकेट की बात करते हैं, ठीक है, तो हम ये कहें कि ये जो किताब है इसका छोटा होना इसको बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली बना देता है। सो इट्स बीइंग स्मॉल इन साइज मेक्स इट अ परफेक्ट फिट फॉर द स्टूडेंट्स। तो मेक्स इट आपको लगाना पड़ता है, तो इट आपका लगा रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देम नहीं लगा सकते, पहली बात तो ये है, ठीक है, तो देम की वजह से ये गलत हो जाएगा। आगे देखोगे, इज के साथ में मेड का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि एक्टिव सेंस है, मेक के बाद में ऑब्जेक्ट लगा रखा है तो पैसिव तो बनेगा नहीं, तो वैसे ही गलत हो जाता है। अब आप देखोगे मेकिंग इट, मेरे भाई आप डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म कभी यूज नहीं कर सकते, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? जो गिवन ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, डू नॉट लेटर अबाउट द स्ट्रीट। जैसे ही आपने देखा कि लेटर लिख रखा है, मेरे भाई लेटर का तो मतलब होता है बाद में, ये तो आपका एक एडवर्ब होता है, ठीक है, या एडजेक्टिव की तरह भी यूज करा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे ही देखोगे डू के बाद में, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है, ठीक है। अब ये आपकी जो वर्ब होती है ना, वो होती है लॉइटर। लॉइटर का मतलब होता है बेसिकली इधर उधर टहलना घूमना, सो लॉइटर अराउंड इज द करेक्ट आंसर, ना कि आपका बेसिकली लेटर नहीं होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, थिंग्स दैट डू नॉट कम फ्रॉम द ग्राउंड नॉट सेफ टू कंपोस्ट। जैसे ही देखोगे थिंग्स आपका नाउन है, यानी कि सब्जेक्ट रहा होगा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके आगे वर्ब आगे डू नॉट कम। आप यानी कह सकते हो अभी इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब नहीं आई है, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आपकी वर्ब आई है, ठीक है। आगे फ्रॉम प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हो गया द ग्राउंड। आगे आपको नॉट डायरेक्ट नहीं लिख सकते, वर्ब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्ट आपका थिंग्स था। अगर थिंग्स सब्जेक्ट है तो प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो इज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, आर नॉट सेफ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन, आई क्वाइटली वेंट आउट एट द डोर इनटू द वरांडा। जैसे ही आपने देखा आई सब्जेक्ट है, क्वाइटली आपका एडवर्ब है, वेंट आउट बाहर गया। अब देखो द डोर इनटू द वरांडा, अब वरांडे के अंदर चले गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि डोर पर नहीं गए हैं, डोर से गए हैं, सो थ्रू द डोर इज द करेक्ट आंसर। इससे गए हैं, दरवाजे से गए हैं। जब किसी मीडियम की या माध्यम की बात करते हैं तो थ्रू का प्रयोग करते हैं, ना कि एट का। एट लोकेशन को दिखाता है, और इस पे आपकी जो फाइनल लोकेशन है वो वरांडा है, क्योंकि वरांडा के अंदर आपने प्रवेश करा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, ग्रासलैंड्स शुड नॉट बी फॉरेस्ट एंड सम प्लेसेस आर टू बी क्लोज्ड फॉर ग्रेजिंग। कहा गया है कि जो ग्रासलैंड्स है उनको खत्म नहीं किया जाना चाहिए, और कुछ स्थान ऐसे होने चाहिए जिनको क्लोज रखा जाना चाहिए ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, एक है प्लांटेड, एक है ओवर ग्रेज्ड, एंड सम एरिया शुड बी, ठीक है। आगे ग्रेज्ड एंड सम प्लेसेस इज, देखो सबसे पहली बात तो ये, सम प्लेसेस इज आपका बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ग्रासलैंड शुड नॉट बी कट एंड फ्यू एरियाज, अगर आप फ्यू एरियाज लिख दोगे तो फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, अगर ना के बराबर की बात है तो ये सेंटेंस तो वैसे ही गलत हो जाएगा ऑप्शन आपका, ठीक है। अब अगर बात करें ग्रासलैंड्स शुड नॉट बी प्लांटेड, अगर प्लांटेड आपने लिख दिया तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि ग्रासलैंड्स को प्लांट नहीं करना चाहिए, हम कह रहे हैं कि उनको काटना नहीं चाहिए। सो ग्रासलैंड्स जो है उनको ओवर ग्रेज नहीं करना चाहिए, और जो सम एरियाज हैं उनको आपको क्या करना चाहिए, क्लोज रखना चाहिए ग्रेजिंग के लिए, मतलब ग्रेजिंग उसमें अलाउ नहीं करनी चाहिए, ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है। क्लोज का मतलब है ग्रेजिंग अलाउ नहीं करनी चाहिए, तो ग्रासलैंड्स को ओवर ग्रेज नहीं किया जाना चाहिए, और कुछ एरियाज को बंद रखना चाहिए जिसमें ग्रेजिंग ना हो, यानी चराया ना जाए, जिससे कि ग्रासलैंड आपके बचे रहें,
ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन देखेंगे, यूनिसेफ बिल्ड्स पार्टनरशिप्स अक्रॉस द ग्लोब कम्युनिटी ऑन एक्सीलरेट जेंडर क्वालिटी। जैसे ही आप देखेंगे यूनिसेफ बिल्ड्स पार्टनरशिप अक्रॉस द ग्लोब कम, अब देखो जैसे ही आपने देखा ग्लोबल, अच्छा ग्लोबल लिख रखा है, ग्लोबल कम्युनिटी, और इसको पूरा को पूरा करना है। ठीक है, ग्लोबल कम्युनिटी सब में सेम है, बेसिकली आपका जो सब में अलग है ना वो है विथ, टू, इन, टिल। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है भाई, एक्सीलरेट आपकी वर्ब होती है, अगर वर्ब होती है तो वर्ब प्रेपोजिशन के बाद आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। टिल प्रेपोजिशन है, आईएनजी में नहीं आ रखी। इन प्रेपोजिशन है, आईएनजी में नहीं आ रखी। विद प्रेपोजिशन आईएनजी में नहीं आ रखी। टू के बाद में वी1 आता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, इल्यूसिव हैंडराइटिंग क्रिएट्स अ पुअर इंप्रेशन। मेरे भाई कैसा पुअर इंप्रेशन देगी? इल्यूसिव, इल्यूसिव नहीं मेरे भाई, ऐसी हैंडराइटिंग जिसको पढ़ा ना जा सके। ठीक है, सो आप कहोगे इलिजिबल, यानी कि जिसकी हैंडराइटिंग को पढ़ा ना जा सके वो आपका गलत इंप्रेशन देगी, सो इलिजिबल। ये इलिजिबल का मतलब होता है जो आप किसी काम को करने के लायक हैं, वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। लीगल हैंडराइटिंग का कोई सेंस नहीं होता, डिस्क्रिप्टिव हैंडराइटिंग का कोई सेंस नहीं बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑल्दो अनकाउंटेबल फाइल्स स्टैक अप ऑन दी tables of government officials, they prefer doing their work at a more leisure pace। जैसे ही देखोगे आप मेरे भाई, so पेस आपका नाउन है, पेस नाउन है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, लीजर आपका नाउन होता है, और इसके लिए एडजेक्टिव बनाने के लिए एलवाई लगाते हैं, सो लीजरली आ जाएगा। तो यहाँ पे भी लीजर है, यहाँ पे भी लीजर था, दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। ये पेस्ड आपका वर्ब बना रखा है, वो वर्ब नहीं चाहिए, नाउन चाहिए, इसीलिए बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, क्लासिकल बिल्डिंग्स इन एंशिएंट ग्रीक and Roman times were characteristically built from marble or some other attractive durable stone। ठीक है, जैसे ही आप देखोगे, अब देखो एक है टिपिकली, एक है फैसिनेटिंगली, एक है स्ट्रेंज बिल्ड। स्ट्रेंज बिल्ड तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपको जरूरत किसकी है? वर्ब की है, तो टू बिल्ड आपका नहीं आएगा, इसका मतलब है ये भी आपका गलत हो जाएगा। मेनली हैविंग बीन बिल्ट, ये कोई सेंस नहीं बनाएगा, ये आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। अब आपके सामने कितने ऑप्शन बचे? एक ऑप्शन, यही आपका करेक्ट आंसर है टिपिकली। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, द हाउसिंग लोन टेकन बाय रमेश अफेक्टेड हिज डेली एक्सपेंसेस एडवर्सली। एडवर्सली का मतलब है खराब, नेगेटिव तरीके से। सो टेकन बाय, अब देखो टेकन ऑफ रमेश, टेकन फॉर रमेश, फ्रॉम रमेश, बाय रमेश। अब जैसे ही आप देखोगे ये तो प्रेपोजिशन के हिसाब से ही गलत हो गए। वो लोन जो कि ली गई थी किसके द्वारा? रमेश के द्वारा, तो बाई वाला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इफेक्टेड की जगह पे अफेक्टेड आ जाएगा, बाकी कोई एरर इसमें नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं एक बार मेरे भाई, कि अगर आपने अब तक हमारा वीओडी बैच चेकआउट नहीं करा है, जरूर चेकआउट करें मेरे भाई। बहुत जबरदस्त सॉलिड बेहतरीन लेवल का कंटेंट अगर आपको पढ़ना है, एकदम ऑथेंटिसिटी के साथ में आपको पढ़ना है, तो आप जरूर चेकआउट करें इंग्लिश वीओडी बैच आरजे विक्रमजीत ऐप। हमारे वीओडी बैच की तरह वहाँ हमारे आरजी विक्रमजीत ऐप पे बाकी सब्जेक्ट के वीओडी बैचेस भी मिलते हैं, चाहे वो मैथ्स है, चाहे रीजनिंग है, चाहे जीएस है, चाहे आपका कोई कंप्यूटर का है, साइंस का है, कोई भी आपका हो, हर तरीके के बैचेस आरजी विक्रमजीत ऐप पे अवेलेबल है। तो आप वहाँ जाएं, जरूर चेकआउट करें। आरजी विक्रमजीत ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, दिस न्यूली अरिजन एविडेंस वुड हैव प्रूव्ड टू फाइनली पुट द कल्प्रिट बिहाइंड वॉर्स। अब देखो न्यूली अरिजन है, इसका मतलब है कि कोई एविडेंस ऐसा है जो आगे होने वाला है। वुड हैव प्रूव्ड का मतलब है पास्ट की बात, पास्ट की बात नहीं करनी हमें। ठीक है, हमें प्रेजेंट की बात करनी है। इज प्रूफ नहीं होगा, कैन भी प्रूफन नहीं होगा। कैन प्रूफ तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, किस लिए नहीं हो सकता? कैन के बाद में वर्ब आनी चाहिए, प्रूफ आपका नाउन होता है। ठीक है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप देखोगे दिस न्यूली अरिजन एविडेंस, अब एक बार सोचना पड़ेगा, समझना, क्योंकि प्रूफ आपका नाउन होता है और प्रूव आपका वर्ब होता है। जैसे ही आप देखोगे इज प्रूफ आप नहीं लिखना चाहिए कायदे से। क्यों नहीं लिखना चाहिए? इसलिए नहीं लिखना चाहिए, इज अ प्रूफ होना चाहिए, ये किसी चीज का प्रूफ है ये कहना चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरा हमें मेरे भाई द न्यूली अरिजन एविडेंस, अब एविडेंस की बात कर रहे हैं, कैन बी प्रूवन, ऐसा हो सकता है, तो एविडेंस को प्रूव नहीं किया जाएगा, पैसिव सेंस की हमें जरूरत नहीं है। वुड हैव बीन प्रूवन भी आपका गलत होगा। कायदे से देखा जाए तो एक भी इसमें ऑप्शन ऐसा नहीं है जो पूरे तरीके से सेंटेंस को जस्टिफाई करता हो। क्यों सारे गलत हैं? एक बार लेट मी एक्सप्लेन अगेन। प्रूफ आपका नाउन होता है और प्रूव आपका वर्ब होता है। ठीक है, अगर आपने कैन प्रूफ लिख दिया तो ये वैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रामेटिकल नहीं है। कैन के बाद में आपको वर्ब की जरूरत है, ना कि नाउन की। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कुड हैव बीन प्रूवन, ये तो आपका पैसिव फॉर्म है।
जैसे ही आप पैसिव फॉर्म देखते हो तो आप इसको ऑटोमेटिकली एविडेंस मतलब ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर दोगे, बिकॉज आप ये नहीं करोगे, ये नहीं कह रहे हो कि एविडेंस को प्रूव करना है, आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो एविडेंस निकल के आया है ये प्रूव हो सकता है, मतलब ये क्या कर सकता है कि फाइनली पुट द कल्प्रिट बिहाइंड द वार्स। ये जो एविडेंस है ये कल्प्रिट को जेल में डालेगा, एविडेंस को प्रूव नहीं करना, एविडेंस तो पहले से प्रूव होता है। ठीक है, इसका मतलब है पैसिव बन नहीं सकता, ये पैसिव भी नहीं है, ये पैसिव भी नहीं। अब कायदे से तो ये कैन बी अप्रूफ होना चाहिए था या फिर आपका इज अप्रूफ होना चाहिए था, लेकिन आर्टिकल नहीं लगा रखा है, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की पे। अब यहाँ पे आर्टिकल है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन आपके लॉजिकल नहीं है, इसीलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा सिर्फ। अगला आपका क्वेश्चन है, वी शैल रिहर्स थ्राइस बिफोर द फाइनल परफॉर्मेंस, एट लीस्ट वी मेक एरर्स इन दी डायलॉग्स। जैसे ही देखा वी शैल रिहर्स थ्राइस, हमें 3 बार रिहर्सल करनी चाहिए बिफोर द फाइनल परफॉर्मेंस, फाइनल परफॉर्मेंस से पहले। क्यों करनी चाहिए, जिससे कि मतलब हमें जो डायलॉग जब हम करें वहां पे एरर ना हो। ठीक है, तो एट आगे परफॉर्मेंस लेस्ट वी मेक एरर्स, यानी कि हम बेसिकली वार्निंग देना चाह रहे हैं, या तो पहले हमें करना चाहिए नहीं तो हम एरर करेंगे ही करेंगे। अब देखो बट वी मेक एरर्स नहीं होगा क्योंकि हमें ना वार्निंग देनी है, फॉर वी मेक एरर्स नहीं होगा क्योंकि फॉर का मतलब है रीजन, कारण है, कारण नहीं है मेरे भाई, हमें लेस्ट लगा के लिखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो डायलॉग हो वहां पे आपका एरर हो। सो लेस्ट के साथ में जो आपका आंसर आएगा दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, Manish told Ronak time and again of the ill consequences of his habit of being late to the college. टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, बार बार का सेंस अगर चाहिए तो रिपीटेडली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दे स्टडी ड्यूरिंग 3 आवर्स। मेरे भाई पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं ना कि ड्यूरिंग। किसी टाइम के दौरान अगर कोई काम होता है तो आपका ड्यूरिंग आता है, अभी आपका फॉर आएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, इफ यू गिव अवे स्मोकिंग। अब देखो गिव अवे का मतलब होता है किसी मतलब चीज को गिव अवे कर दिया, बांट दिया, बांटने की बात थोड़ी ना भाई, आप गिव अप करते हो, छोड़ते हो। सो गिव अप बेसिकली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गिव आउट करना भी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है चीजों का। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन है, Sally was very happy while accepted her invitation to her birthday party. While I accepted ऐसे लिख रखा है, Sally was very happy. Sally बहुत खुश थी जब मैंने accept किया उसका invitation। ठीक है, सो एक तो when है, एक as है, एक before है, एक after है। ठीक है, अब देखो Sally was very happy, Sally कब खुश थी, जब मैंने उसका, तो while बेसिकली जब 2 कॉन्टिन्यूस एक्शन होते हैं ना तब, और ये कॉन्टिन्यूस एक्शन नहीं है, एक्सेप्ट करना आपका शॉर्ट एक्शन होता है, लंबा एक्शन नहीं है, लॉन्ग एक्शन नहीं है, तो ऐसे केस को हम व्हेन से दिखाते हैं ना कि वाइल से, वाइल से नहीं व्हेन से दिखाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, देयर वाज सम ड्राइंग पिंस इन माय डेस्क। जैसे ड्राइंग पिंस, देयर वाज लिख रखा है, अब देखो देयर के बारे में आप जानते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे एक बार कि क्या होगा करेक्ट आंसर। देयर वॉज सम ड्राइंग पिंस, देखो ड्राइंग पिंस आपका सब्जेक्ट है, अगर ड्राइंग पिन सब्जेक्ट है तो वॉज का नहीं वर का प्रयोग होगा। तो अब देखो यहाँ पे आप देखोगे वर तो है नहीं, अब देखो या तो देयर्स है या इज है या हैज है, एक ही ऑप्शन प्लूरल के साथ में, तो वो है आपका देयर आर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, द कॉमन मासेज हैव वेटेड फॉर 3 आवर्स टू मीट द किंग इन द रॉयल कोर्ट। अब देखो कायदे से की बात यह है कि मासेज की बात कर रहे हैं, मासेज की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो गिवन सेंटेंस है वो भी ठीक चल सकता है, क्योंकि परफेक्ट टेंस लगा सकते हैं फॉर के साथ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमें इंप्रूव करना है, अगर इंप्रूव करना है विल वेटिंग आपका आ नहीं सकता है, हेड वेटिंग आपका आ नहीं सकता है, हैज बीन वेटिंग आपका आ नहीं सकता है, क्योंकि मासेस की बात है, सो हैव बीन वेटिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, इट हैज बीन फाउंड दैट द ट्री आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, द ट्रीज आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय अ मॉथ। ऐसा पाया गया है कि ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है एक मॉथ के द्वारा। जैसे ही देखोगे आप, पहला एक आपका है ये पाया गया है, देखो हैव बीन डिस्ट्रॉइंग आपका नहीं लिख सकते, बी के बाद में आईएनजी फॉर्म का यहाँ पर कोई सेंस आपका नहीं बनेगा, एक बी आ गया फिर आईएनजी आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कोई बात नहीं है। ठीक है, हैव बीन डिस्ट्रॉइंग नहीं होगा। वैसे भी ट्रीज किसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, हमें पैसिव सेंस की जरूरत है, एक्टिव नहीं। इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, तो इज नहीं आएगा ट्रीज के साथ में, इसीलिए वैसे ही गलत है। ट्री किसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, इसीलिए हैव डिस्ट्रॉयड आपका नहीं आएगा, ऑप्शन ए नो एरर इज द करेक्ट आंसर। आर बीइंग डिस्ट्रॉयड आएंगे, ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है बाय अ मॉथ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन,
123 नंबर क्वेश्चन है, हैड यू बीन टू दुबई आई वुड ऑल्सो गो विथ यू। कहा गया है कि देखो अगर आप दुबई जाओगे तो, अगर आप दुबई गए होते, अगर हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, इसका मतलब है कि ये आपका थर्ड कंडीशनल है, इन्वर्टेड फॉर्म में लिख रखा है, यानी कि ये पास्ट की अनरियल कंडीशन को बताता है। अगर इधर हेड प्लस V3 है तो उधर वुड हैव प्लस V3 आपका आना चाहिए था। आप देखोगे वुड हैव प्लस V3 पहले ऑप्शन में ही दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन देखेंगे, दिस सीरम कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स इनेबलिंग द हेयर टू ग्रो। यानी कि ये जो सीरम है इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इनेबल करते हैं हेयर को ग्रो करने के लिए। ठीक है, अब देखो या तो आप इनेबलिंग लिख सकते हो, कायदे की बात है कि जो दिया हुआ है वो एकदम सही है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो इनेबल करते हैं, लेकिन इंप्रूव करना है तो क्या बन सकता है। देखो जो पार्टिसिपल आपका दे रखा है एक्टिव फॉर्म में है, इनेबलिंग है, एक्टिव पार्टिसिपल को हम रिलेटिव क्लॉज से भी रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर ग्रोइंग मैनी हेयर नहीं हो सकता है, मैनी के साथ में प्लूरल नाउन आता है ना कि अनकाउंटेबल। यहाँ पे आप देखोगे द इनेबल नहीं होगा, इनेबल आपकी वर्ब होती है। ठीक है, फॉर ग्रोथ हेयर नहीं होगा, हेयर ग्रोथ कह सकते थे, लेकिन ये आपका वैसे ही गलत हो गया। दैट इनेबल द हेयर टू, ये और ये जो गिवन है दोनों का मीनिंग सेम होता है, इनेबलिंग लिखो या दैट इनेबल लिखो, बात एक ही है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, तेलंगाना आर्टिस्ट, आर नो नहीं होता है, आर नॉन होता है, पहली बात ये है। आर्टिस्ट के साथ में इज नहीं आएगा, इसीलिए ये गलत है आपका। ठीक है, अब देखो हैव टू नोन नहीं होगा, टू के बाद में वर्ब, हैव टू नो नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली हैव टू नो द अमेजिंग ब्रॉन्ज कास्टिंग नहीं होगा, उनको जाना जाता है, इसीलिए हैव टू का कोई सेंस नहीं है, उनको कोई मजबूरी नहीं बता रहे हैं हम। ठीक है, हैव बीन न्यू नहीं होगा, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आर नोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, वेल आई प्रेफर ईटिंग एट होम फ्रॉम ईटिंग आउट। भाई प्रेफर के साथ में आपको टू का प्रयोग करना होता है, ना कि फ्रॉम का। तो पहली बात तो देन नहीं आएगा टू के साथ में, मतलब प्रेफर के साथ में, ये बात ध्यान रखनी है आपको। एंड नहीं आएगा, वाइल नहीं आएगा, सो प्रेफर ईटिंग एट होम टू ईटिंग आउट। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, नो सूनर डिड वी रीच द एयरपोर्ट। नो सूनर का पेयर भाई देन के साथ में बनता है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इतनी जल्दी जल्दी आंसर आप मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, द indisciplinary approach utilized in this study facilitates comprehensive understanding of the complex phenomenon under investigation। कहा गया है कि जो इनडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो कि यूटिलाइज की गई है इस स्टडी में, यूटिलाइज्ड यहाँ पे वर्ब नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, फैसिलिटेट्स आपकी वर्ब है, सो अप्रोच सिंगुलर है तो फैसिलिटेट्स आपका सही है, मतलब ये आपका सिंगुलर फॉर्म में सही है। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या क्या आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो इज फैसिलिटेट्स गलत हो जाएगा क्योंकि इज के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, अब देखो यूटिलाइजेज अ कॉम्प्रिहेंसिव, तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि यूटिलाइज का नहीं फैसिलिटेट का सेंस हमारा आ रहा है। विल हैव फैसिलिटेटेड, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे मेरे भाई, हम कह रहे हैं कि ये आपका या तो हो चुका है काम, क्योंकि हम दिस स्टडी की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में कोई हो चुका होगा वो नहीं कहना चाह रहे, तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। सो फैसिलिटेटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उसने फैसिलिटेट करा था कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को। द डिसिप्लिनरी अप्रोच जो कि यूज की गई थी यानी कि वैसे भी पास्ट की बात है, तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, आई कैन नॉट यूज माई ऑफिस एट द मोमेंट बिकॉज इट बीइंग पेंटेड। भाई देखो इट इज पेंटेड कह सकते हैं या इट इज बीइंग पेंटेड कह सकते हैं। इट इज पेंटेड भी नहीं, ये पेंट किया जा रहा है। अगर आप आज आप ऑफिस को यूज नहीं कर पा रहे दैट मींस पेंट अभी चल रहा है, अगर पेंट का काम अभी चल रहा है दैट मींस इट इज बीइंग पेंटेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों लगाया मैंने कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि काम चल रहा है इसीलिए आप यूज नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, आई वॉज इन ओमान अराउंड 2 months। तो फॉर 2 months हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, टाइम पीरियड है। अगला, ही पास्ड अवे इन द ईयर 1950 एट 10 AM ऑन जुलाई 13। आपको ये जब मैं प्रेपोजिशन पढ़ाता हूँ और जब मैं एडवर्ब पढ़ाता हूँ दोनों जगह आपको बताता हूँ कि अगर ऐसा टाइम आ जाए जो टाइम को दिखाने वाले कई सारे वर्ड्स आ जाए, हमारी रामबाण किताब में भी हमने इस कॉन्सेप्ट को दे रखा है। तो सबसे पहले जो छोटा टाइम होता है वो आता है और उसके बाद में जो बड़ा बड़ा होता है वो आता जाता है। ठीक है, जैसे ही आप देखोगे तो सबसे पहले घड़ी का टाइम आ गया, उसके बाद में आपका डेट आ गई, उसके बाद में आपका ईयर आ गया। इसका मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ईयर पहले, यहाँ पे ईयर पहले, यहाँ पे डे पहले, इसीलिए तीनों आपके गलत हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और बड़े अच्छे से हमने समझा रखा है इंग्लिश रामबाण किताब में। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंग्लिश रामबाण में भाई हमने ना दे रखी हो। द मीटिंग क्लोज्ड विथ अ वोट ऑफ थैंक्स। फिर भाई मीटिंग क्लोज नहीं होती है, मीटिंग वगैरह जो होती है वो कंक्लूड होती है जब कोई चीज का कोई फाइनल कंक्लूजन निकल जाए। वोट ऑफ थैंक्स हुआ है यानी कि कंक्लूजन निकला है, इसका मतलब है द मीटिंग कंक्लूडेड विद अ वोट ऑफ थैंक्स। अगर मीटिंग रुकती कुछ ऐसा होता
तो हम कह सकते थे स्टॉप्ड कह देते, फिनिश्ड वगैरह तो कहते ही नहीं मीटिंग के लिए, मीटिंग फिनिश नहीं होती है, कंक्लूड हुआ करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एट हिज विट्स एंड he decided to return to his parents as he was unable to cope up with by his cope up with the stress of adjusting at the new place। देखो पहली बात तो कोप अप विथ नहीं होता है, कोप विथ होता है, एसएससी ने ये गलत फ्रेज यहाँ पे यूज कर रखा है, ठीक है। यही एरर के क्वेश्चन में पूछा होता तो हमसे करेक्ट करवाते, लेकिन यहाँ पे तो कर ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखेंगे एसएससी ने फ्रेज गलत किया है। एट इज विट्स एंड का मतलब होता है पूरे तरीके से कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, ठीक है। सो टेकिंग ऑल नोट्स नहीं होगा, आफ्टर थिंकिंग नहीं होगा, नॉट नोइंग व्हाट टू डू यानी कि कंफ्यूज वाला सेंस है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन 134। पीटर वॉज द लास्ट टू नो दैट सी हैड बीन चीटिंग ऑफ हिम। चीटिंग ऑन होता है, ध्यान देंगे चीट के साथ में चीट समबडी भी सही होता है और चीट ऑन समबडी भी सही होता है। चीट समबडी का मतलब होता है किसी के साथ में बेसिकली धोखा करना, लाइक किसी को ठगना, तो चीट समबडी यानी कि ठगना किसी को। और चीट ऑन समबडी का मतलब होता है किसी को धोखा देना रिलेशनशिप वगैरह में, ठीक है। सो ठग बेसिकली चीट करते हैं और ठगनी बेसिकली चीट ऑन करती हैं, समझ रहे हो ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चीटिंग ऑन हिम, है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, जस्ट मजाक के लिए था, सीरियसली मत लेना, है ना मेरे भाई। द फिल्म वॉज मेड इन बोस्टवाना हुज वाइल्ड लाइफ पार्क्स इज लार्जर टू दोज इन केन्या। अब देखो यहाँ पे हुज भी गलत है, कायदे की बात तो ये है, क्यों गलत है, क्योंकि बोस्टवाना आपके जगह का नाम है, दी वाइल्ड लाइफ पार्क्स ऑफ विच हमें लिखना चाहिए था। अब पार्क्स देखोगे तो प्लूरल है, प्लूरल है तो इसका प्रयोग तो एकदम गलत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एज डायरेक्ट आ गया, वर्ब तो लगानी पड़ेगी, आर लार्जर देन है और यहाँ पे लार्ज देन है, लार्ज देन नहीं लार्जर देन होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका नीदर जानकी नॉर आई एम टू रिसीव द। अब देखो नीदर का पेयर और नहीं नॉर होता है, इसीलिए आप कह दोगे कि सर और जो है वो इधर का पेयर होता है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कई बार यहाँ पे ना एक धोखा और हो सकता है आप लोगों से जल्दबाजी में, आपने देखा नीदर का पेयर तो नॉर होता है और यहाँ तो और कर रखा है, तो फटाफट से इसको ये देख लेना कि इंप्रूव किसको करवाया है, ए को मार्क कर मत कर देना आंख बंद करके, ठीक है। आगे देखेंगे, ही हैज रिकवर्ड नाउ एंड इज फीलिंग टू स्ट्रॉन्ग टू वॉक, मतलब वो रिकवर कर चुका है और अब फीलिंग कर रहा है टू स्ट्रॉन्ग टू वॉक, इतना स्ट्रॉन्ग कि वॉक नहीं कर पाएगा। 2+2 आपका नेगेटिव सेंस देता है, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे ऐसे केस में हमें इनफ लगाना होता है, इन्फिनिटिव अगर आगे आ रखा है, इतना स्ट्रॉन्ग कि अब वॉक कर सकता है, सो ही इज फीलिंग स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये भी नहीं कह सकते वीक इनफ टू वॉक, ये मीनिंग वाइज गलत हो जाएगा, इतना वीक फील कर रहा है कि अब आराम से वॉक कर सकता है, ये क्या सेंस बनेगा, कुछ भी नहीं, गलत हो गया। स्ट्रॉन्ग टू वॉक नहीं कहेंगे क्योंकि ये ना इनफ नहीं लगा रखा हमने यहाँ पे, हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी टू वीक टू वॉक तो ये वैसे ही गलत था। अच्छा अब देखो ये ना ग्रामेटिकली सही है टू वीक टू वॉक, लेकिन सेंस देखना यहाँ का है रिकवर कर चुका है, रिकवर कर चुका है तो वीक फील करेगा या स्ट्रॉन्ग फील करेगा, आप कहोगे सर स्ट्रॉन्ग फील करेगा, इसीलिए वीक वाला सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि ये है हमारा इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच, इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच, आरजी विक्रमजीत ऐप पे भाई खतरनाक शानदार जबरदस्त बेहतरीन कंटेंट के साथ में ये बैच आपको मिलता है, ठीक है। आप इस बैच को जरूर चेकआउट करें, 699 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिलता है। बाकी आई गेस आज की क्लास में यही क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस तो यही है, लेकिन भाई मैं क्लास को एंड करने से पहले आपको एक दो चीजें बताना चाहूंगा। एक तो हमें इंस्टाग्राम पे आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि टेलीग्राम का ज्यादा भरोसा नहीं है, बाकी जब तक भरोसा है तब तक तो ये फॉलो करें। वोकैब वंडर्स और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल दोनों ही चैनल फॉलो करने हैं। क्यों दोनों फॉलो करने हैं, देखो भाई इंग्लिश की स्पेशल चीजें चाहिए, बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त चीजें चाहिए, आपको वोकैब वंडर्स पे मिलेंगी। और एकमात्र चैनल है जिसपे हर सब्जेक्ट का प्रॉपर कंटेंट मिलता है, वो है रैंकर्स गुरुकुल। बाकी सब चैनल आप देखोगे टेलीग्राम पे ज्यादातर क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। रैंकर्स गुरुकुल एक ऐसा चैनल है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक ना होकर आपका क्या है, पूरे के पूरे एक एसएससी स्पेसिफिक है, हर तरीके का कंटेंट आपको मिलेगा, हर सब्जेक्ट का मिलेगा, तो आप ये जरूर फॉलो करें। इंग्लिश के लिए तो ये अपना है। बाकी मेरे भाई क्योंकि आजकल क्या हो रखा है कि आजकल टेलीग्राम बैन की बहुत बात चल रही है, इसीलिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो करें। प्रशांत सोलंकी इंग्लिश हमारा पर्सनल भी है, और इसके अलावा रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, अगेन जैसे इंग्लिश के लिए यहाँ वोकैब वंडर्स था, वहाँ प्रशांत सोलंकी इंग्लिश है, और यहाँ पे जैसे रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल है आपका, वहाँ पे भी आपका रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल भी है, तो दोनों को जरूर ज्वाइन करें आप। बाकी मेरे भाई जुड़े रहें लगातार हमसे। एक बार फिर से कहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि रामबाण किताब अगर अब तक नहीं मंगाई है जरूर मंगा लें। बाकी वोकैब प्रैक्टिस बुक सिर्फ 110 रुपए में आपके घर तक पहुंचेगी, और न सिर्फ घर तक पहुंचेगी
बल्कि मेरे भाई बहुत जबरदस्त कंटेंट के साथ पहुंचेगी। फ्री डिलीवरी है, 110 रुपये में आप मंगा सकते हैं। बाकी मेरे भाई इंग्लिश का लाइव बैच अगर लेना चाहते हैं तो लाइव बैच भी ले सकते हैं। और लाइव बैच लेने से पहले मैं ये कहूंगा भाई कॉम्बो पे जाइए, कॉम्बो ज्यादा बेहतर है। इसमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस सब मिल जाएगा। बैच कहाँ पे मिलते हैं? डाउनलोड करें भाई आज के आज ही आरजी विक्रमजीत ऐप, वहां पे आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, चाहे मेंस का है, चाहे प्री का है, चाहे वीओडी है। हर तरीके के बैच, कंप्यूटर से लेके एक्सेल तक के बैच, सब कुछ मिलता है। इसीलिए आप सबके फोन में जरूर होना चाहिए आरजी विक्रमजीत ऐप। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आप इसी तरीके की और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो किस चैप्टर पे चाहते हैं। जरूर बताना कमेंट करके, आपके कमेंट का मुझे तहे दिल से इंतजार रहेगा। आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।